अभी आपने खबर सुनी है कि 23 या 24 अप्रैल को ये गवर्नमेंट टेस्ट करेगी, अलर्ट अलर्ट मैसेज भेजेगी हम्म। हर एक मोबाइल में, पूरे पूरे यूके में आपको एक मैसेज आएगा, टेस्ट मैसेज होगा कि वार्निंग होगी, फॉर एग्जांपल टेस्ट वार्निंग कि फॉर एग्जांपल कि भाई कहीं पे अगर कोई फ्लड आ गया, कुछ हो गया, और ये मैंडेटरी, अगर आपने उसको आपने एक्नॉलेज नहीं किया आप अपना फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते। नहीं यार। हाँ, ये आज की न्यूज़ है। ये तो कर क्यों रहे हैं? ये जस्ट इन केस अगर कोई फ्लडिंग आ जाए, लोगों को वार्न करना है, सारा कुछ करना है। जैसे नहीं होता सायरन बजते थे, अगर कोई समझ ले वॉर हो गई कि सायरन बज रहा है, तो लोगों को वार्न करना है ना कि भाई समझ लो अभी कि हमला हो गया। हाँ। तो ये उस टाइप का है। नहीं तो अगर कोई सो रहा है उस टाइम पे तो फिर ये बिजी है। बस वो, लेकिन वो अलार्म ऐसा वो है, इतना ऊंची बोलेगा इतना ना ऊंची बोलेगा, आपको टेक्स्ट अच्छा। मैसेज आएगा। और सिर्फ अभी आप ये भी देखें ना कि हर घर में कोई 8 जितने भी अफराद हैं उनके पास फ़ोन है। सबका इकट्ठा बोलेगा। हाँ, सबका इकट्ठा एक टाइम पे बोलेगा। छाती ना थले आइए। तो अब ये टेस्ट कर रहे हैं एंड ऑफ द यार मंथ। क़यामत की निशानी है, सही बात है। लेकिन ये यार पहले आप मूवीज़ में देखिए, ऐसा कॉन्सेप्ट पहले से ही है। पता नहीं वो कौन सी मूवी थी, उसमें भी ऐसा ही था कि वो कुछ डिज़ास्टर आ रहा होता है, तो एस्ट्रोनॉमिकल डिज़ास्टर कुछ आ रहा होता है दुनिया में, तो उनको वो वार्न कर रही होती है गवर्नमेंट, वाया फ़ोन, वाया टीवी मैसेजेस, सारा कुछ वो कंटिन्यूस चल रहा होता है। तो अभी ये मैं आज ही सुना है, बल्कि अभी ये 10 मिनट पहले सुना है मैंने। तो बीबीसी पे भी न्यूज़ आ रही थी, तो कहते उस पर फिर ये पूछ रहे थे भाई सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं है कोई, या सिक्योरिटी एज इनके इन्फॉर्मेशन तो लीक नहीं हो रही कि डेटा प्रोटेक्शन ये वो सारा। हाँ, लेकिन आप जितना मर्जी को कह ले, नहीं हो रही, आपको क्या पता। हाँ, वो तो उनकी झूठ बोल एक्सप्लेनेशन सकते हैं। जितनी मैंने देखा उसकी यही एक्सप्लेनेशन थी कि भाई वो जो जिस एरिया, जो अफेक्टेड एरिया होगा उधर टावर लगे होते हैं, तो वो जो टावर जिसको सिग्नल भेज रहा है उस फिर उन्हीं डिवाइसेस को वो टारगेट तो करेगा। अगर मैं अपना फ़ोन एयरप्लेन पे लगा दूँ तो? वो मुझे नहीं पता, वो उसकी इतनी डिटेल मैंने नहीं देखी। लेकिन और वो उन्होंने उसमें तो टाइम पहले बताया, इस डेट को, इस हाँ टाइम पे बजेगा। हाँ, न्यूज़ में था, वो बीबीसी क्योंकि न्यूज़ में। ट्रायल है ना। ट्रायल है ये। तो इनको असल में खौफ ये है ना कि अगर कोई खुदा ना खास्ता को वॉर शॉर होती है मेजर, तो उसमें हम लोगों को अलर्ट कैसे करेंगे। लेकिन बात ये है ना कि अगर कोई न्यूक्लियर वॉर हो गई तो फिर तो अलर्ट करने का फ़ायदा ही कोई नहीं। आप मुझे क्या बताओगे कि यार वो न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर बॉम्ब आ रहा है, ख़त्म। आते कलमा पढ़ लो। क्योंकि वो तो एनफ होता है पूरे आपके कंट्री को उड़ाने के लिए। तो ये तो वो यूके का तो पता ही नहीं लगना, खुदा ना खास्ता अगर इधर यूके तो कुछ छोटा सा आइलैंड हाँ, है। इसके लेकिन अंदर लेकिन गायब हो वो जाएंगे। पर अब पता नहीं, इन्होंने वही बोला कि वाइल्ड फायर, इधर वाइल्ड फायर कभी होती नहीं है, फ्लडिंग्स होती हैं यहाँ पर। अब लेकिन वो भी इतनी मेजर मैंने तो नहीं देखी यार। नहीं, इधर तो नहीं है। हाँ। इधर किधर इधर नहीं मुश्किल, होती इधर तो यार, नहीं ना होती। फ्लड्स आते हैं, फ्लड कोई कह रहा फ्लड नहीं आते हैं, फ्लड्स तो आते नहीं, हैं। लेकिन फ्लड्स वो मेजर फ्लड्स तो नहीं होते नहीं नहीं, मेजर होते हैं भाई। ये लास्ट ईयर कितने हुए थे यार। मेजर फ्लड। सिटीज में तो नहीं आते, कहीं साइड शूट पे आते होंगे। नहीं इधर यार, आपने देखा है कभी फ्लड? नहीं इधर नहीं है। हाँ। लेकिन जाहिर बात है इधर क्योंकि नहीं, क्योंकि हम लोग वेस्ट बल्कि मिडलैंड्स में हैं, एकदम सेंटर साइड पे हैं, तो वो कोई इतना मेजर नहीं है हमारे पास, कोई रिवर वगैरह। लेकिन आप जैसे नॉर्थ साइड पे चले जाएं, अब लास्ट ईयर है था, कितने वो वार्निंग दी थी कि भाई वो फ्लड आ रहा है, काफ़ी लोगों के घरों में पानी चला गया था, बल्कि वो सारे रेस्क्यू टीम जा रही थी, बोट्स पे बाकायदा निकाल रहे थे इस कंट्री में। अच्छा। हाँ, तो फ्लडिंग इधर होती फिर है। भी वो इतनी मेजर चीज नहीं है कि अचानक इनको पूरे वो एक सिस्टम लाना पड़े कि जी आपका फोन पे यार ये मैं सोच रहा था, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये टाइमली हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो टर्की में हुआ है, उधर जलजला आया, ठीक है, अब जलजला एक हिस्से में आया होगा, ठीक है, उधर सारा कुछ हो गया, अब गवर्नमेंट को जितनी जल्दी पता चलेगा और वो जितनी जल्दी सबको इन्फॉर्म कर देंगे, दो चीज़ें होंगी, एक तो पब्लिक पैनिक होगा, ठीक है, दूसरा ये होगा कि वो प्री वॉर्न हो जाएंगे, अभी जलजले हो सकता है और झटके आए, तो हम लोग बाहर निकल आए अपने घरों से। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। अब पता नहीं यार, पब्लिक सेफ्टी के नाम पे क्या कुछ कर लेते हैं ये लोग कि भाई पब्लिक सेफ्टी के लिए कर लो। तो अब इस पे क्या कुछ आपको पता है, जो भी है, जो कंपनीज होती हैं उनका तो अब एक हिडन एजेंडा होता है कि भी डेटा लेना है, जो भी करना है, ऐसे ही है। तो वो हमें नहीं पता और होता। एक और चीज़ है मेजर, पता है कि आप खुद महसूस करेंगे कि हमेशा दुनिया में ना ये लोग कुछ ना कुछ नया टॉपिक निकाल के रखते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसकी जो सबसे मेजर वजह वो डिस्ट्रैक्शन है। आप जो भी ज़िंदगी में कर रहे हो ना, आप अगर किसी कहीं पे नाइंसाफ़ी हो रही है, कहीं पे जुल्म हो रहा है, अगर उसके ख़िलाफ़ कहीं लोग उठते हैं या उस तरफ ध्यान जाता है कि यार ये मुल्क में या दुनिया में ऐसे हो रहा है, तो ये जानते हुए ना
यानी जानबूझ के ये कोई ना कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन ले आते हैं, हमें चुरक छोड़ के ना कोई नई न्यूज़, और उसमें उसको फिर बार बार रिपीटिशन पे सारा दिन सारी रात सोशल मीडिया कन्वेंशनल मीडिया पे लगाई रखते हैं ताकि लोगों का ध्यान एक नई चीज़ की तरफ आए, हो यार ये नई चीज़ क्या आ रही है। सही बोल जिस तरह आप लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होगी ना ये, और ये जब तब तक चलेगी जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। ऐसे ही है। अब जैसे यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तो कोरोना, मैं कहता हूँ कि यूक्रेन वॉर ने कोरोना वायरस को मार दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो न्यूज़ ही खत्म हो गई। लोगों को यहाँ पर तो वैसे ही इतना खौफ था, आपने देखा होगा कि यार कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा खौफ था। तो जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई, मीडिया ने उधर से अपना फोकस हटाया, यूक्रेन पे शुरू कर दिया, तो हर जगह पे यूक्रेन यूक्रेन लोग भूल ही गए कोविड को तो बिल्कुल भूल गए। मैं लिटरली एक दुकान पे खड़ा हूँ ड्राई क्लीनिंग की ना, तो इधर से एक आंटी आती है और आके उससे बात करी दुकानदार से, तो बात करते करते उसकी रेगुलर कस्टमर होगी, बात करते करते कहती है तूने अपनी पता नहीं तीसरी या चौथी का टाइम था तब, कहती तूने वो लगवाई है तीसरी या चौथी, तो वो कहता है नहीं 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 नहीं, कहती है ये तुझे लगवानी चाहिए ना, तो वो कहता है हाँ लगवा लूँगा, कहता है ना 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 योर सेकेंड और थर्ड वन इज वेयरिंग ऑफ। ऐसे ही है। तो उसके जहन में इतना ये था, प्रेशर था ऐसे ही कि वो ख़त्म हो रही है, हाँ। तो तू जल्दी से अगली लगवा नहीं तो तू मर जाएगा, यानी उसको ऐसे वो इम्प्रेशन। तो मैं देख रहा हूँ यार वो बेचारी कितने स्ट्रेस में होगी कि उसे, यानी इतना उस पर उसका ध्यान है कि वेयरिंग ऑफ हो रही है तो तू लगवा। ये तो हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, हालांकि गवर्नमेंट ने वेस्ट में कोई वो एक्सक्यूज़ नहीं छोड़ा आपको लगाने के लिए, ठीक है ना, उसके बावजूद भी लोग इतने वो थे कि जो है वो परेशान के लिए लगवाओ तो ये करो तो वो करो। यार अभी कितने लोग अपना वो मास्क पहन के घूम रहे होते हैं बाहर, आप देखो मेरी मदर इन लॉ है वो अभी भी पहनती है, वही अपना सैनिटाइजेशन और मास्क पहने बगैर कहीं जाती नहीं। तो वो उन्होंने इतना आपको दिमागी तौर पे माउफ कर दी है। मुझे गोरी मिली कहती कि जब ये शुरू हुआ था सेकंड डोज आई थी, तो बोलती है कि इट्स अवर मोरल ड्यूटी टू गेट वैक्सीनेटेड। मैंने कहा कि साइंटिफिक रिसर्च कोई बैकिंग आप कुछ भी नहीं बस गवर्नमेंट वही ना, वो बूढ़े जो टीवी लगा के तो बस जो फीड कर दिया वो उनके जहन में आ गया। उस दिन मैं एक वीडियो कंपाइलेशन देख रहा था, दुनिया में जितनी लीडरशिप है ना, इंक्लूडिंग यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, सब के जो लीडर्स हैं ना, उन्होंने सब ने बोला कि भी ये मैंडेटरी है, लगवाओ, और जब आप लगवाएंगे तो आपको दोबारा नहीं होगा। तो उन्होंने कंपाइलेशन की हुई थी कि जो बाइडन ने बोला लगवाओ नहीं होगा, और उसने उसके बाद लगवाया उसकी वीडियो। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लिप था वो था कि आई बीन डायग्नोज विद कोविड, और यू नो उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया का किया, उसने भी ये कहा कि लगवाओ, उसने लगवाया सबके सामने, दूसरी तीसरी चौथी जितनी डोज थी, उसको भी फिर अगला क्लिप ये जोड़ा हुआ कि उसको हो गया। फिर कनाडा वाले को किया, उसको भी यू का फिर हो गया। तो सबको उन्होंने दिखाया हुआ था कि इवन के वो WHO का था क्या, वो अजीब सा जिसने ये सारा तमाशा लगाया हुआ था यार, उसका पता नहीं जो क्या उसका मेन प्रेसिडेंट है क्या है, जो मेन जो भी है छोटे से कद का, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। उसने भी कहा ना सबको, अरे वो तो सारी दुनिया वो कह रहा है लगवाओ, उसने लगवाई, उसको भी हो गया। ऐसे ही मेरा एक दोस्त है इधर लंदन में, उसके वो बेचारे ने पहली डोज लगवाई माँ बाप को, खुद नहीं उसने लगवाई, उसने कहा यार, लेकिन माँ बाप उसके बूढ़े हैं, पहली डोज लगवाई, घर आया, एक हफ्ते बाद दोनों को कोविड हो गया। अच्छा, वो मेरा ख्याल है जब दूसरी डोज आई उसने कहा यार दोबारा ना इनको हो जाए, सबसे पहले जाके मैं लगवा लेता हूँ, उसने लगवाई, वो बेचारे घर आए, एक हफ्ते बाद उनको दोबारा हो गया। तो 3 दफ़ा उनको डोजेस के बाद हुआ। और एक तो वो हो रहा था ना कि यार ये साइड इफेक्ट है, वो याद है जब लगवा के आते थे तो पहले दिन ही लोग तो लेट जाते थे कि यार नहीं ये तो वो रिएक्शन हो रहा है तो ये होगा, ये इन्होंने कहा हुआ है, वो वाला नहीं था, प्रॉपर कोविड होता था, उन्हें टेस्टेड पॉजिटिव। नहीं, उसकी रीज़न पता है कि जब आप कोई भी फ्लू जैब लगवाते हैं ना वैक्सीनेशन, तो उसमें लाइव वायरस ही होता है। अब अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी इम्यूनली स्ट्रेंथ है ना, तो उसमें ये कि आपकी बॉडी रिएक्ट ही नहीं करेगी उसको। लेकिन जब लाइव वायरस आपकी बॉडी में, चाहे वो बाहर से आप कॉन्टैक्ट कर लो या खुद डलवा लो थ्रू इंजेक्शन, तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। इसलिए लोगों को जो उनसे इतने सारे सिम्टम्स हो रहे थे, मतलब कई लोग तो उठ ही नहीं पा रहे थे 2-3 दिन, तेज़ बुखार और ये सब कुछ। लेकिन आज आपको पता लग रहा है दुनिया में इतने अरब लोग हैं, पता नहीं 2.4 बिलियन कितनी, मुझे एग्जैक्टली मैं उसे कहना नहीं चाहता, लेकिन किसी ने फिगर निकाली थी जिन्होंने लगवाई नहीं है सिरे से, दे डोंट केयर, और वो कहता वो भी सब ठीक हैं, और जिन्होंने लगवाई है उनको बल्कि ज़्यादा मसाइल मसूल हो रहे हैं। अब आ रहे हैं। लेकिन बात वही है ना कि लगाने के
इतनी स्टडी नहीं थी मुझे, जहाँ तक जितना मैंने देखा है कि ये इन्होंने हमें एक गिनी पिग की तरह यूज़ किया कि सारी टेस्टिंग भी हम पे हुई, कोई प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई, गलत न्यूज़, झूठी न्यूज़। तो भाई कहते कि जैसे जैसे आपने बोला कि भाई लगाओ आपको दोबारा नहीं होगा, फिर कहते नहीं यार एक और लगाना पड़ेगा, जो दूसरा लगा दिया नहीं फिर आपको ना इसको टॉपअप करना पड़ेगा, तो फिर बाद में पता चला भाई इनकी एफिकेसी ख़त्म हो जाती है। तो फिर यार अभी लोग जो ब्लाइंडली आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अब उनका ट्रस्ट क्या है, लेकिन लोग भी ऐसे हैं कि वो भूल जाते हैं, वो याद नहीं रखते यार इसने ये बोला था इस दिन को और अभी ये हो गया, स्टेटमेंट कम्प्लीटली चेंज हो गई है। सो हाउ कैन यू ट्रस्ट? बैक इन द डेज क्या होता था कि आपको अलाउ ही नहीं था कि आप किसी ह्यूमन ट्रायल पे जो है ना इंटरफेयर कर सकें। तो उन्होंने क्या करते थे, जो प्रिजनर्स होते थे ना वॉर के, उनको वो प्रिजन में रख के फिर उनके ऊपर सारी टेस्टिंग होती थी, नई मेडिसिन की, वैक्सीनेशन की, अंडरग्राउंड। अभी भी आपने मूवीज़ कहीं देखी होंगी, दिखाते हैं वो कोई दूर डेजर्ट के अंदर उन्होंने बनाया हुआ कोई लैब। तो अभी ये जो सा था, ये इनके पास परफेक्ट एक्सक्यूज़ था कि यार हम जो सा ना अगर आप नहीं लगवाओगे तो आप मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ वॉलंटियर लिए थे, पता नहीं इनको पैसे पूसे भी दिए थे, आयरलैंड में या पता नहीं कहाँ, इन्होंने कोई ख़ास नंबर ऑफ पीपल लिए थे, उनको फिर उन्होंने लगाई थी सबसे पहले टेस्टिंग के लिए। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि खौफ इन्होंने भेजा और देखा है कि भाई खौफ के ज़रिए किस तरह से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं और शट डाउन कर सकते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, यानी शायद हमारी अगली नस्लें वो तो किस चीज़ को कभी इमेजिन भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि पता नहीं 100-150 साल 200 साल। अच्छा, मैंने वीडियो देखी थी, सॉरी, हर 100 साल के बाद ना एग्जैक्टली जो लास्ट ऐसा पेंडेमिक आया था इन्फ्लुएंजा का, वो आया था 1919 के अंदर, सेम ईयर्स में ऐसे ही है। और उससे पहले जो था वो भी 100 साल पहले था, क्या था पता नहीं, क्या जिसका नाम था पता नहीं, इन्फ्लुएंजा टाइप ही था वो उस टाइम, कोई नई चीज़ ऐसी थी, मतलब फ्लू से रिलेटेड ही थी। तो ये हर 100 साल के बाद एक टेस्ट करते हैं आपको, मतलब इन्होंने चेक करना होता है यार कि अभी भी हमारा कंट्रोल है या नहीं दुनिया के ऊपर, सिंपल इज दैट। बाकी हर किसी को पता लग गया इस दफ़ा कि भाई कुछ भी कम कर सकते हैं। हाँ, अभी भी कंट्रोल में है वो, अभी भी कंट्रोल में है। आपने जो कहा वो फियर बिकता है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन मज़े की बात ये है कि मैं कोविड में यहाँ से पाकिस्तान गया हूँ, यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर शट डाउन। पाकिस्तान गया हूँ तो उधर जनाब जी ना कोई मास्क, ना कोई शट डाउन, लोग बाहर फेरे, जब यहाँ भी डाल रहे हैं। कुछ थे ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा ज़रा थोड़े पैरानॉइड किस्म के होते हैं ना। मैंने ऐसे भी वहाँ पे लोग देखे हैं जिन्होंने वो मुलाजिम को कहा है जो सब्जियाँ फल आए हैं वो शॉपर बाहर रख दे, फिर उस पर जाके सारे एंटीबैक्टीरियल स्प्रे किए। हाँ, अच्छा, फिर वहीं पड़ा रहा शॉपर तकरीबन, अगर सुबह मुलाजिम लेके आया ना तो दोपहर तक शॉपर विद स्प्रे पड़ा रहा। तो मैं उन्हें ये कह रहा था, मैं कहा तुम लोग जो स्प्रे ऊपर डाल रहे हो वो तो केमिकल ही है। लेकिन बहरहाल वो इतने पैरानॉइड थे कि उन्होंने वो रखा, फिर उसके बाद अंदर ला रहे हैं मास्क पहन के, फिर इसको यानी प्रॉपर जिस तरह होता है ना खपती। अच्छा, ड्यूरिंग पैंडेमिक में दुबई गया था, दुबई में भी ऐसा था कि अगर आप, उन्होंने यानी कि पार्शल खोल दिया था, हालांकि मसाजिद बंद है लेकिन मॉल्स खुले हुए, ये हालत थी। तो अगर मॉल्स में जा रहे हैं, सुपरमार्केट में जा रहे हैं, तो उन्होंने एक बंदा रखा हुआ सिक्योरिटी गार्ड, वो बेचारा वहाँ पर वो स्कैनर जो होता है टेम्परेचर स्कैनर लेके खड़ा हुआ है, सबका पीप 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 लगा हुआ है। यानी मैं सोच रहा हूँ यार आप कर क्या रहे हो। पाकिस्तान में मजे की बात ये, वो पीप पीप कह रहा था लेकिन रीडिंग नहीं ले रहा था। ये था पीप डायरी, वो देख नहीं रहा था। अच्छा, वो होता है ना यार, चलो कोई आपका प्रोफेशनल बंदा, कोई नर्स बैठी हो कुछ, यार वो सिक्योरिटी गार्ड है बेचारे को शायद सिर्फ नंबर ही पढ़ने आते हैं, उनका मतलब ही नहीं पता होगा, उसको खड़ा किया, पकड़ा के लगाए, चलो सारे तो पीप पीप करी जा रहा है। अच्छा, एक और चीज भी मैंने देखी, उधर उन्होंने वो लगाए हुए थे, स्प्रे लगाए हुए थे। हाँ, वो जो डोर थे, हाँ, लिटरली कुछ जगहों पे ना उन्होंने स्प्रे लगाए हुए थे, सैनिटाइजिंग स्प्रे, फुल बॉडी स्प्रे, उसमें वो स्प्रे लगा हुआ था। अच्छा, मैंने तो रावियाँ सारी वहाँ पड़ी थी। बड़ी बात है। जो पहला था ना, जब 2020 में जब आया तो मैं पाकिस्तान था ना, तो मैंने सारी तरावियाँ उस मस्जिद में पढ़ी थी। वो सोशल डिस्टेंसिंग थी, यानी आप एक बंदा खड़ा है उसके साथ थोड़ा फासले पे दूसरा बंदा खड़ा है, साथ इन्होंने ये लगाया हुआ था डोर, उसमें से वो आप गुजर रहे हो तो ऊपर से डिटॉल गिर रहा है और इस तरह की कुछ चीज़ें उन्होंने की हुई थी, प्रिकॉशंस ली हुई थी। और बात ये ना यार, आप बड़ी एक नेचुरल सी चीज़ है, आप बचपन से देखते हो कि आप फियर जब डालते हो किसी में भी, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा, आप उसे ईजिली कंट्रोल कर सकते हो। आप बच्चों को क्या कहते हो कि ये नहीं करना नहीं तो ये हो जाएगा, ये नहीं करना नहीं ये हो जाएगा, अब फिर बच्चे करते भी हैं। इसी तरह अब बड़ों के लेवल पे जाके जो फियर है वो और किस्म का होता है। आपने उनको एक प्रॉपर उससे
बिलीव सिस्टम बना के कि ये है, इसमें बिलीव करो, उनको आपने घरों में बिठा दिया और पैनिक ऐसा क्रिएट किया कि ना टिशू मिल रहा है, ना दूध मिल रहा है, ना यानी बेसिक चीज़ें मार्केट से ऐसे गायब हो गई, एथिक्स वथिक्स सब उठा के लोगों ने बाहर फेंके। भाई अपेरेंटली तो हम बड़ा कहते हैं ना कि एथिकल कौमें हैं और सिविलाइज्ड कौमें हैं, लेकिन जब टिशू गायब हुए और दूध गायब हुआ शेल्फों से तो आपको पता लग गया कि भाई हर किसी को अपनी अपनी हालांकि गवर्नमेंट बोल रही है कि देयर इज इनफ, बहुत है, हाँ, आप बस पैनिक बाय ना करो, लेकिन नहीं, मास्कों के डब्बों पर डब्बे लोगों ने लिए हैं ऐसे ही। और एक एक मास्क कितना महंगा बिक रहा था, सैनिटाइजर इतना महंगा हो गया था। अब वो लोगों ने होर्डिंग शुरू कर दी, वो अभी कचरे की तरह पड़ा हुआ उनके घर पे, यानी यूज़ भी नहीं किया, और जिनको एक्चुअल ज़रूरत थी उनके पास भी नहीं पहुंचा। तो यहाँ पर जी चैरिटीज़ शुरू हो गई, जो बूढ़े हैं जिनके पास शॉपिंग नहीं है, जो खाने पीने का सामान नहीं है, वो भाई कह रहे हैं कि हम लोग उनके लिए करेंगे। भाई क्यों करेंगे, आपकी सोसाइटी का कुछ नहीं है कि आप बोलो यार। हालांकि मैं जब ये सब कुछ शुरू हुआ था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पैनिक बाय नहीं किया, मैंने बोला जो होगा जितना मिलेगा उसी में गुजारा कर लेंगे। और यकीन मानो ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो हम चीज़ लेने गए वो हमें मिली ना हो, ऐसा हुआ ही नहीं है। अच्छा अभी इसमें बीच में पेट्रोल का भी मसला हुआ था, पता नहीं आप इधर थे नहीं थे, आप तो यहीं थे कि वो ये अभी मेरे ख्याल से साल या 1.5 साल पहले मुझे याद है पेट्रोल का भी मसला हुआ था, ड्राइवर्स कम हो गए, हाँ ड्राइवर्स कम हो गए थे जब सारा ब्रेक्सिट का मसला हुआ था ना, तब ये ड्राइवर्स लॉरी ड्राइवर्स का मसला हो गया था, तो तब भी लोगों ने पैनिक शुरू कर दिया। हाँ यस, पेट्रोल बाइंग, हाँ, और वहाँ पे भी इनकी सिविलाइजेशन निकल के बाहर आ रही थी, खत्म हो गई, क्योंकि लोगों ने ये अनाउंस किया बार बार रेडियो पे, टीवी पे, जो भी, कि आपको अगर ज़रूरत नहीं है ना, फर्स्ट करो एक टैक्सी ड्राइवर है, उसको ज़रूरत है, उसने लोगों को लेके जाना है, वो सर्विस दे रहा है, उसको वो फुल करा रहा है, उसे कराने दो, लेकिन जिसको ज़रूरत नहीं है वो 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर डलवाए, या जितनी उसकी ज़रूरत है उतना डलवाए। ऐसे ही आप उसको होर्डिंग करके फ्यूल ना रखो इतना, क्योंकि उन्होंने कहा था ये सिर्फ ड्राइवर्स का मसला है, वो जैसे ही हमारा हाल होगा, इन्होंने मिलिट्री में कोई पता नहीं मिलिट्री से ड्राइवर्स लिए थे और क्या, तो उन दिनों तो ये कोई वीज़े इन्होंने लॉन्च किए थे ड्राइवर्स के, और कोर्सेज इन्होंने स्पॉन्सर लॉन्च किए थे। जो एचजीवी ड्राइवर्स होते हैं उनका जो लाइसेंस होता है बड़ी कॉस्ट होती है उसकी, मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो फिर इन्होंने कोई लॉन्च किए थी कोई स्कीम्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये करें ताकि ये ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल हो। लेकिन अगेन बात वही आ गई कि वो कंट्रोल करना तो ऐसे आपको दिखाते हैं, उन्होंने दिखाया आपको कि भाई ये तो मुश्किल ही एक सोसाइटी एक्सपोज हुई है ना, आपकी एक हाई लेवल पे सोसाइटी एक्सपोज हो गई, क्योंकि जैसे आपने कंपैरिजन किया होगा, आपने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का कंपैरिजन किया होगा, इधर का किया होगा, मैंने दुबई का किया, इधर का किया, जब मैं दुबई में बात करता था इधर ये हो रहा हो, वो हैरान होते यार तुम टॉयलेट रोल पे लड़ रहे हो यार तुम छोटी चीज़ों पे लड़ रहे हो, इधर बल्कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और कोई मसला ही नहीं है, एक तरीका है, एक सलीका है, सारा कुछ है, सारा कुछ आ रहा है। देखिए मैं ये सोचता था कि जैसे फॉर एग्जांपल यार टॉयलेट रोल को रो रहे हैं या कह रहे हैं कि अभी खाना पीना कम हो गया, यार आपके वो अफ्रीकन कंट्रीज भी है ना जहाँ लोग लिटरली भूखे हैं, ठीक है, उनको टेंशन नहीं है, ऐसे ही है। हमें यहाँ पर थोड़ा सा मसला मुझे ये लगता था ये हो रहा था कि हमें अपनी मर्जी की चीज़ें नहीं मिल रही थी एज इन सोसाइटी को। फॉर एग्जांपल कोई क्रंची नट खाता है फॉर एग्जांपल सुबह ब्रेकफास्ट में, उसको वो नहीं मिल रहा तो वो उस पर तंग आ गया कि यार मुझे मेरी मर्जी की चीज़ नहीं मिल रही, तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि भाई मुझे जो मिल रहा है मैं वो 8-10 डब्बे घर पे ले आऊँ। यार आप जब एक प्रोग्रामिंग आपने कर दी है ना उनकी ज़हनी तौर पे कि भाई सब ख़त्म होने लगे, आप मरने लगे हैं, दिस एंड दैट, उसके बाद आप उन्हें सच्चाई भी दिखाओ ना तो वो नहीं, अब उसको मानेंगे ही नहीं वो। अब वो वीडियोस आपने देखी होंगी कि इटली के अंदर था, उन्होंने दिखाए हुए वो डेड बॉडी के बैग्स जो उनसे है ना उसमें लाशें पड़ी हुई हैं, और उसमें से एक बंदा जो उनसे है ना वो खोल कर वो सिगरेट पी रहा है भाई। वो बड़ी चली थी वीडियो, वो सिगरेट उसे फेंक खोली उसके अंदर से, हाँ वो सिगरेट पी रहा है, और वो जिस मर्जी बंदे को दिखा लो उसने कहा नहीं फिर भी सही है, ये खा के कोरोना वायरस चल रहा है, वो जॉनसन है इसने हमारी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके अंदर ना बात ये है ना, लोगों ने दूसरी तरफ जो पॉजिटिविटी वाले लोग थे वो बहुत कम थे। आप यकीन करो मैं पर्सनली मेरे साथ ये हुआ कि मैं अच्छा कोविड में ना इत्तेफाकी तौर पे एक तो मेरा आना जाना पाकिस्तान काफ़ी हो गया ना, तो मेरा ख्याल है सिर्फ 2-2.5 सालों में कोई 2-3 चक्कर लगा ली, क्योंकि मैं इधर आता था इधर लॉकडाउन हो जाता था, या लॉकडाउन नहीं भी होता था तो काम नहीं था, तो मैं कहता चलो जाके फैमिली के पास रहूँ। तो एक दफ़ा तो ये हुआ कि मैं वापस आया हूँ इधर, और मैंने आके फ़ोन किया अपने दोस्त को जिस घर में मैं रहता था ना, उसको मैंने फ़ोन किया, उसको मैंने बोला यार मेरी सुबह मेरा ख्याल है 6 बजे फ़्लाइट थी,
तो मैंने उसे बोला कि जो चाबियाँ हैं ना, मेरे पास चाबियाँ नहीं थी, तो मैंने कहा यार डोर की चाबी बाहर रख दें ना, क्योंकि मैं आ रहा हूँ। उस बंदे ने जैसे ही फ़ोन उठाया, मैं कैब में बैठ चुका हूँ, हीथरो से मैं घर की कैब में बैठ गया हूँ, फ़ोन उठाते साथ ही कहता है घर ना आई। अब पहले मैं इतना थका हुआ आ रहा हूँ, ऊपर से वो भाईजान सीधा, मेरी पहला उसका सलाम के बाद जवाब ये था कि भाई वालेकुम सलाम, घर ना आई। क्यों? तो मैंने कहा क्यों? कहता है 5 लोगों को, घर में थे ही 5, सबको विद सिम्टम्स कोविड हुआ हुआ है और टेस्टेड पॉजिटिव सिम्टम्स के साथ। अब मैं तो सख्ते में चला गया। मैं भी यार सुबह 6 बज रहे हैं, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? ऊपर से कोविड के वक्त में क्योंकि सबके फियर इतना था, तो कोई दूसरे कंट्री से आ रहा था तो कोई वेलकम नहीं कर रहा था। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ सक्का भरा भी होएगा, कहेगा भाई तू किते हो जा, हाँ। मेरी फैमिली है वो। मैंने कहा यार ऐसे तो नहीं हो सकता, मैं कहाँ जाऊँ? कहता यार देख ले, अब मैंने तुझे बता दिया कि 5 लोगों को हुआ हुआ है। मैंने फ़ोन बंद किया, मैंने एक और दोस्त को फ़ोन मिलाया, वो बेचारा भी सो रहा था, उठा, तो मैंने कहा यार कोई सीन है, कोई कमरा शमरा है? वो कहता है हाँ। कहता क्या हुआ है? मैंने कहा यार वो घर में सबको कोविड हुआ। अब वो रहता किराए पे एक पोर्शन में, यानी नीचे और ऊपर। कहता यार मेरे तो मालिक मकान नीचे रहता है, सही, अगर उसने बैग शैग ऊपर जाते या तुझे देख लिया तो वो तो मुझे निकाल देगा, क्योंकि अगेन अब आज शायद हम वो चीज़ भूल चुके हैं, लेकिन वो जो फियर था ना उस टाइम पे, वो तो लोगों को पागल किया हुआ था। तो मैं उसने भी फ़ोन रख दिया। अब कोई ऐसा दोस्त मेरे पास नहीं बचा जिसको मैं कहूँगा और मुझे पता है कि यार वो कहेगा नहीं नहीं भैया ना आ जाओ। तो मैंने उस कैब में बैठे बैठे होटल चेक करने शुरू किए ना। अब ज़्यादातर होटल्स बंद थे क्योंकि कोविड में आ ही कोई नहीं रहा था। जो कुछ खुले थे ना उनको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी हमारा चेक इन टाइम है 3 बजे दोपहर को, तो आप चेक इन अभी तो कर ही नहीं सकते, अगर आप अभी चेक इन करोगे आपको आज के पैसे देने पड़ेंगे। और दूसरा ये कि इस टाइम पे हम चेक इन करते ही नहीं, हमारी पॉलिसी नहीं है। तीसरे नंबर पे अगर मैं वहाँ जाकर रहता तो उसकी कॉस्ट ही इतनी थी कि वो अगर 10 दिन भी रहता कम से कम, क्योंकि कोविड आया तो 10 दिन तो नहीं जाएगा। ऊपर से मैंने क्वारंटीन में रहना था 10 दिन, तो मैंने तो जहाँ जाना है मैंने वहीं पे रहना। तो मैंने ये सारी चीज़ें सोचने के बाद अब वक्ती तौर पे मैं भी थोड़ा पैनिक में आया, लेकिन जब मैंने सब कोशिशें करके फ़ोन रखा ना और मैं कैब मेरी घर की तरफ जा रही है, तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार देखो बात ये है, अगर कोई चीज़ होनी है मेरे साथ तो हो जानी है। फ़्लाइट में भी हो जानी थी, मुझे क्या पता फ़्लाइट में कोविड है, पाकिस्तान में भी हो सकती थी। यहाँ पे मैं होटल में जाके रहता हूँ, मुझे क्या पता वहाँ पे भी हो जाए, किसी दोस्त के घर रहता हूँ वहाँ भी हो जाए। तो मैंने कहा यार अपने आप को मैंने मनाया, मैंने कहा यार खैर है घर ही चलते हैं ना। और था वो मुश्किल थोड़ा, लेकिन कोशिश की मैंने। तो अल्लाह का नाम लेके मैंने कहा भाई, मैं उसे दोबारा कॉल मिलाई, मैंने कहा भाई चाबी आप बाहर रख जाएँ और आप वो जो स्प्रेज होते हैं ना आप लोगों के जो भी एंटी बैक्टीरिया वो आप रख जाओ और आप अपने कमरे में चले जाओ। उसने वही किया। वो जब मैं पहुंचा हूँ तो मैंने बैग अंदर रखे, स्प्रे उसने बाहर रख दिया हुआ था। वो खैर पहले ही घर में हर नुक्कड़ में पड़े होते थे, याद होगा आपको। मैंने जाके सिर्फ ये प्रिकॉशंस ली कि अपने कमरे को पहले साफ़ कर दिया मैंने उस स्प्रे से, जो हैंडल्स वगैरह होते हैं जो भी चीज़ें बेसिक, और बाकी जो घर के थे ना वो सब कर दिए। उसके बाद जो घर के ग्रुप है उसमें मैंने एक मैसेज डाला कि भाई जब तक मैं यहाँ हूँ ना कोशिश करो कि आप लोग कमरों से बाहर कम आओ, जो आपको चाहिए, आपको खाना चाहिए पीना चाहिए। अव्वल तो वो कोविड में दिल नहीं करता था उनका कुछ खास खाने पीने का। मैंने कहा जो आपको चाहिए मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अगर मैं बचा हूँ तो मैं कोशिश यही चाहूँगा कि यार मैं बचा रहा हूँ। उन्होंने कुछ एग्री करके जितना वो कोऑपरेट कर सकते थे उन्होंने किया, जितना मैं कर सकता था मैंने किया। मैंने जब किसी ने कुछ मांगना तो मैंने उनके ट्रे रख के तो उन्हें कहना भाई आप ले लो, लेकिन इतने ये नहीं पागल भी नहीं हुए कि यार पता नहीं क्या हो गया। यानी मैंने अपने आप को रिलैक्स रखा। मैं अपने कमरे में गया हूँ, साफ सुफ करके मैं सो गया। कट द स्टोरी शॉर्ट, 10 दिन जो भी उनके थे वो मैंने वहाँ गुजारे। एक जो लेडी थी ना नीचे रहती फैमिली, उनको तो बहुत ज़्यादा हो गया, उनको आईसीयू में लेके जाना पड़ा। हाँ उनको ज़्यादा हो गया। कहने का मकसद है अल्लाह ने मुझे उससे बिल्कुल खराश के बगैर मुझे निकाल लिया बाहर। ना कोई मुझे बुखार हुआ, ना कोई सिम्टम्स हुए, ना कुछ। और लिटरली मेरा ख्याल है 3 या 4 दिन के बाद जब उन्होंने बेहतर फील करना शुरू किया ना तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आ जाओ बाहर। यानी मैंने ये नहीं कहा कि भैया इतने दिन वेट करो, हो सकता है जरासीम हो ये वो। 3 दिन बाद वो लोग जब थोड़े ठीक हुए, यानी मैंने उनसे पूछा मैं कैसा महसूस कर रहा है, कहता ठीक। मैंने कहा आ जाओ बाहर। अब वो बाहर आ रहे हैं, किचन में भी हम खड़े हैं, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। कहने का मकसद सारा ये था कि मेंटली इसमें इतना आपका यानी कंट्रीब्यूशन थी ना कि अगर आप मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो ना कि यार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अगर होना है तो हो जाएगा, नहीं होना तो नहीं होगा, तो ये इसमें कोई इतने घबराने वाली बात नहीं। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने गुजारा। और ये जो आपके जितने भी मेडिसिन के ट्रायल्स होते हैं ना,
ये मेन जो होते हैं ये प्लेसिबो इफेक्ट पे होते हैं। एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक अनकंट्रोल्ड होता है। एक उन्होंने दवाई दी है एक्चुअल में पैरासीटामोल, एक को खाली शुगर कोटेड पिल दे दी है कि यार आप ये दवाई खाएंगे तो आपको सेहत मिलेगी और जो इंसान आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और जो इसका प्लेसिबो इफेक्ट जो ग्रुप ट्रायल होता है ना, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो दूसरे वाले से कंट्रोल ग्रुप से ज़्यादा बेहतर होते हैं। ये तो इन्होंने स्टोरी बताई ना, आपका कॉन्टैक्ट भी नहीं हुआ। इसी तरह मेरे जहन में हम बात भी करते थे, तो मैंने क्या होना है तो हो जाना है इंशाल्लाह, जो अल्लाह की मर्ज़ी। जैसे भी हम गए एक दोस्त की सालगिरह पे ना, उसके बेटे की सालगिरह थी। वहाँ पे गए तो उसने कहा यार मैं ना शाम के टाइम ही वापस उसके घर गए, बातचीत हो रही है तो सोफ़े पे लेट गया। कहते यार मुझे ना बुखार फील हो रहा है और ठंड लग रही है। तो वहाँ लेटा हुआ, मैंने कहा अच्छा चल हम सूप बनाते रहे ना, सूप बनाया। और वहाँ से निकल आया। अगले दिन मिसेस को भी जोन सा ना, वो कहती मुझे भी जोन सा ना ज़रा मतलब जिससे मेरा उनकी मिसेस? मेरी मिसेस को, अच्छा, क्योंकि वहाँ से है ना हम लोग। तो उसको भी बुखार हो गया मिसेस को, वो 2-3 दिन बुखार रहा उसको। मैंने कहा शायद वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। और उस टाइम ये बेसिकली बता रहा हूँ आपको पिछले साल की बात, मतलब एंड पे था वायरस जो था ना। तो वो लेटी रही वहाँ पे 2-3 दिन घर में ही, बच्चे जो उनसे हैं। उसके बाद दूसरे दिन ही मिसेस को हुआ, उससे अगले दिन बड़े वाले को हो गया। अब वो एजडा में गए तो वो गिर नहीं गया, ट्रॉली के अंदर ही बैठा हुआ था सीट पे, तो वहाँ से गिर गया। उसके मतलब खड़ा ही ना हुआ जाए उससे। तो वो मैं उसे वो घर लेके आया, खाना शाना दिया, दवाई दी। और मतलब मेरे जहन में है भी नहीं कि मैं टेस्ट कर लूँ ना, कोरोना किया ही नहीं कभी। तो बहरहाल वो फिर थोड़ा बेहतर हुआ 2 दिन बाद। उसके स्कूल मैंने फ़ोन कर दिया कि उसको बुखार है, सुलेमान को तो नहीं आ सकता। अब स्कूल गया है, स्कूल में उसकी मिस को मैंने बताया कि ये सारा मसला था। उन्होंने कहा ठीक है आप पैरासीटामोल दे के तो भेज दें स्कूल के अंदर ना। स्कूल से मैंने उसे उठाया सुलेमान को। अब उस दिन, उससे एक दिन पहले मिसिज ने खांसी करी जाए और आउट ऑफ नो वेयर मैं वैसे ही जा रहा था उसको पिक करने के लिए स्कूल से। मैंने कहा यार खांसी कर रही, 2 दिन से टेस्ट कर लेता हूँ, चेक करता हूँ। अच्छा मैंने कहा चलो घर जाके ना इसको पिक करता हूँ, तो घर जाके चेक करता हूँ दोनों का ही ना। मैंने सुलेमान को उठाया, वो कहता पापा भूख लगी बड़ी। पापा वो केला पड़ा था, मैंने कहा केला खा ले। और वो एक खा लिया उसने, कहता दूसरा भी चाहिए मुझे। मैंने कहा खा ले, उसने आधा खाया। तो मैंने कहा अब ज़ाया क्या करना, मैंने बाकी का आधा खा लिया। अच्छा घर गया, दोनों का टेस्ट किया, दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। और मैंने उसका बचा हुआ आधा केला खाया था गाड़ी के अंदर, कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ना। ही। और ये कह रहे थे जनाब आपके अपना ड्रॉपलेट्स गिर गए, या आपने किसी के मुंह पे छींक मार दी, या हाथ हैंड वॉश नहीं किए खाने के बाद, कुछ भी है, मुंह पे हाथ नहीं लगाना दिस एंड दैट, तो आपको वायरस फैल जाएगा। और कुछ भी नहीं हुआ। यार इसमें पता है क्या, एक चीज़ है ओवरऑल अगर आप देखो ना, एक बीमारी थी ऑब्वियसली, तभी तो हमारे करीबी वालों को हुई ना। बीमारी थी, किसी आपकी मर्जी है, आपने वैक्सीन लगानी है, आपने दवाई लेनी है, आपने नहीं लेनी है, आप ये जो भी करना है वो आपकी मर्जी है। हर किसी पे डिपेंड करता है ना, हर किसी की मेंटालिटी पे। लेकिन जो मेन चीज़ थी ना वो ये थी कि उसका फियर एक हद तक होना चाहिए कि अगर मुझे अक्सर बुखार लोगों को वैसे ही हो जाता है, अक्सर नज़ला वैसे ही हो जाता है, आप उसको हौसले के साथ उसको सफ़र करते हो इतना कि यार कोई बात नहीं, एक बीमारी है अल्लाह की तरफ से आई है, चली जाएगी। आपको ज़िंदगी में पता नहीं कितनी दफ़ा बुखार होता है। ऐसे तो अब एक चीज़ को उठा के इतना बड़ा करके और मेंटली लोगों को एक तरह का इलनेस दे देना कि नहीं यार ये तो अब नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। एक और चीज़ होती है, मुझे याद है यही जब कोविड शुरू हो रहा था या हो चुका था, याद नहीं आ रहा मुझे, नहीं उस वक्त कोविड नहीं था। तो मुझे मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, तो हमारे हॉस्पिटल के बहुत चक्कर लग रहे थे। तो उसी दौरान ना मैं बीमार हो गया, और ऐसा बीमार हुआ कि मैं रिकवर नहीं हो रहा था। और नॉर्मली मुझे पता है, आपको अपनी बॉडी का पता होता है यार, मैं 2-4 दिन बीमार रहता हूँ फिर ठीक हो जाता हूँ, वो मेरी रिकवरी नहीं हो रही। तो फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया। उस वक्त वो शायद अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे थे, कुछ ऐसा ही था। तो फ़ोन पे बात हुई उससे, तो कहते क्या हुआ, मैं बोला इस तरह हो रहा है, मैं रिकवर नहीं हो रहा, तो इस तरह से बॉडी पेन ये वो सारा कुछ। तो कहते और क्या चल रहा है, मैं बोला ऐसे मेरा परेशानी है हॉस्पिटल वगैरह। कहता है ये जो स्ट्रेस है ना, आपकी स्ट्रेस की वजह से आप रिकवर नहीं हो रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपको जो दूसरे स्ट्रेसेस होते हैं ना, वो आपका इम्यून सिस्टम वीक कर देता है। ठीक है, क्योंकि वो इतना एक हाई लेवल का स्ट्रेस था जो पहले मैंने कभी फेस नहीं किया। ठीक है कि भाई 6 महीने की बच्ची हॉस्पिटल में, और उसके भाई अप डाउन हम कर रहे हैं सारा कुछ, मिसेस भी उधर ही रह रही हैं हॉस्पिटल में ही। तो उस लेवल का स्ट्रेस कभी मैंने लिया नहीं था। तो जब वो आया और फिर बीच में मैं बीमार भी हो गया, तो वो रिकवरी नहीं हो रही। तो फिर मैंने सोचा यार सुभान अल्लाह, देख लो कैसे हमारा एक मेंटल स्टेट भी हमारी एक फिजिकल स्टेट से हमारा रिलेटेड होता है। और इससे पहले जो है ना, मैं कभी स्ट्रेस लिया नहीं। ये वायरस शुरू होने से पहले ना, जब ये शुरू भी हो गया था ना, तो बयान चल रहे हैं उसके, बोरिस जॉनसन के। और मतलब वो दोस्त है एक, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उनको फ़ोन किया मैंने वैसे ना हाल चाल पूछने के लिए।
तो मैं पता उसने ये कह दिया, मैंने कहा अच्छा कह दी तो क्या हो गया, बस सिंपल ये जवाब होता था मेरा। मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं कि जो अल्लाह ने लिखा वो तो होना ही है। तो वो उसने, इससे जो मुझे मेन इफेक्ट हुआ ना, थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो गई, ओवर थिंकिंग हर चीज़ में, स्ट्रेस, मतलब जो इंसान ना, आप एक मेंटल इफेक्ट तो था ना इसका यार। हमने दोनों ने जो बात की है स्ट्रेस की, ये इतनी बड़ी अवेयरनेस है ना। मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस ये हुआ जिसमें मुझे कहीं पेट में इन्फेक्शन हो गया, मैदे में ना। मैंने कहीं से पानी पाकिस्तान में कहीं कहीं पी लिया, वो सही ट्रीटमेंट नहीं हुई थी उसकी, बहरहाल जो भी था। गौरमेंट का था? गवर्नमेंट का नहीं, वो कहीं पे वैसे ही कोई टैंक शैंक कोई होता है ना जहाँ पब्लिक इस तरह। हुआ क्या कि अच्छा मुझे ना, वो जो मेरे साथ लोग थे वो मना कर रहे हैं, उनको पता कि यार मैं बाहर से आया हूँ तो आप कोशिश करो, आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो अभी पानी ना पियो। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ नहीं नहीं खैर है यार, कुछ नहीं होता, अब आप लोग भी पी रहे हो मैं भी पी लूँगा। वो कहते यार हमजा भाई आपको वो ले देते हैं बोतल ना। मैं अपनी तरफ बड़ा हीरो बना हूँ, मैं कहा नहीं नहीं यार मैं भी आपकी तरह खैर है पीता। सर मैंने वो पानी पिया तो मेरा ख्याल है कोई 15 मिनट नहीं गुजरे तो वो इफेक्ट शुरू ना। खैर पेट मेरा ख़राब, वो ऐसा ख़राब हुआ, वो ठीक होने का नाम ना लेना, क्योंकि वो कोई ज़्यादा ही कोई बड़ा बैक्टीरिया था। मैं डॉक्टर्स पे जा रहा हूँ, कोई मुझे एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, जितनी देर खा रहा हूँ ठीक है, जैसे ही छोड़ी 2 दिन बाद फिर शुरू, फिर 2-3 मैंने ट्रीटमेंट्स करा ली। एक आखिरी मुझे किसी ने कहा ये प्रोफेसर डॉक्टर है इनके पास जाएँ, उनके पास मैं गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जब मेरे से सवाल पूछे ना, मैंने उन्हें कहा जी डॉक्टर साहब मैं 3 कोर्स कर चुका हूँ, मेरे ठीक नहीं हो रहा। उन्होंने जब मैं सवाल पूछा आखिर में, उन्होंने पूछा आप स्ट्रेस तो नहीं ले रहे, डिप्रेशन तो नहीं है किसी चीज़ का? मैंने कहा नहीं यार। अच्छा मेरी मिसेज और मेरी वालदा भी साथ थी, उनको उन्होंने मुखातिब करके पूछा इनको गुस्सा तो नहीं आ रहा आजकल, इनको ये तो नहीं हो रहा? मैं कहा डॉक्टर साहब को ये हो गया। तो मैंने कहा इसका पेट से क्या ताल्लुक है, इन्फेक्शन हुआ होगा ठीक है, दिमाग तो नहीं खराब इसका। अच्छा बाद में उन्होंने मुझे मेडिसिन दी लिख के, मैंने उसकी मेडिसिन की पिक्चर ली और अपना दोस्त है मेरा वो फार्मासिस्ट है, उसको मैंने वो सेंड की। मैं अक्सर जब मुझे डॉक्टर मेडिसिन देते हैं ना तो मेरे 1-2 दोस्त हैं फार्मासिस्ट हैं, एहतियाती तौर पे उनको, क्योंकि पाकिस्तान में डॉक्टरों को मेडिसिन देने का बड़ा शौक होता है, तो मैं उनको वो सेंड कर देता हूँ कि यार ये इस चीज़ की हैं ठीक है। वो मुझे कहता है यार ये तो आखिरी मेडिसिन, कहता क्या हुआ खैरियत है घर में सब? मैं कहा यार ये, मैं कहा नहीं हाँ अल्लाह का शुक्र है, क्या हुआ? कहता ये तो आखिरी उन्होंने लिख के दिया डिप्रेशन की दवाई है। अच्छा मैंने कहा शुक्र है मैंने उसको भेज दिया। तो वो मुझे कहता है लेकिन एक बार याद रखी कि ये जो डिप्रेशन की दवाई होती है ना, ये जब आप खाते हो तो इसका इफेक्ट आपका ऑलमोस्ट वीक के बाद शुरू होता है। यानी जब आप डिप्रेशन की दवाई खाते हो वो इंस्टेंट नहीं होती। मैंने कहा अच्छा ये, मैंने कहा यार पहली बात तो ये इन्होंने दी क्यों है? कहता है तुझे क्या मसला हुआ? मैंने कहा यार मेरा पेट का मसला है। कहता अबे यार IBS तो नहीं है? IBS आपको पता क्या है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बाउल सिंड्रोम, हाँ उसका ताल्लुक। फिर उसने मुझे पूरा ये चीज़ समझाई, कहता जो IBS है ना आपका मैदा अपसेट हुआ होता है और वो अपसेट ही रहता है, उसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके दिमाग से है। अगर आप ज़िंदगी में किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हो तो आपका मैदा ख़राब हो जाएगा। अच्छा। और मुझे वो चीज़ इतनी हैरान क्यों लगी, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुनी थी। तो मुझे कहता तुझे IBS तो नहीं है? मैं कहा यार IBS क्या? फिर उसने सारा एक्सप्लेन किया। फिर मैंने घर जाके थोड़ा ख़ुद भी गूगल शूगल किया, लेकिन बाद में मुझे पता लगा अच्छा मैंने ना फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार चलो मैं खा लेता हूँ दवाई, हो सकता है हो, एक्सपेरिमेंट करने में क्या है, उसका नुकसान तो कोई नहीं है। मेरे दोस्त ने कहा कोई नहीं है, मैंने वो ली, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। एंड ऑफ द डे इट वाज एन इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन वाली दवाई से गया। वो मैं जब UK आया हूँ तो यहाँ आके मैंने दोबारा गया, इन्होंने टेस्ट किए, इन्होंने मुझे बताया कि ये सीन है, तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड नाउ। लेकिन कहने का मकसद ये, वो आप लोगों की उससे बात से मुझे याद आया कि वो अवेयरनेस इतनी ज़रूरी है ना, कि मुझे पता ही नहीं था मेरी बॉडी किस चीज़ को रिएक्ट कर रही है ना। लेकिन वो बेशक वो चीज़ नहीं थी, लेकिन इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ कि अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो उसकी वजह से आपके मैदे पे इफेक्ट जाता है। अच्छा ये उन्होंने बताया था हमें ना, जब मैं कोर्स कर रहा था अपना पर्सनल ट्रेनिंग का, तो जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है ना उसको बोलते हैं कोर्टिसोल। हार्मोन्स आप ऐसे समझ लें कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो ब्रेन से आपके ऑर्गन्स के दरमियान कम्युनिकेट करते हैं। IBS वो बता दिया उसने कि आपका इन्फेक्शन वगैरह से होता है, और कोर्टिसोल लेवल बेसिकली आपका पीस और वॉर हार्मोन है। कि मतलब आप जो सुबह उठते हैं मंडे को, यार मैं लेट हो रहा हूँ यार, आपका मतलब ऑलरेडी पैनिक शुरू हो जाता है ना, तो ये सब उस हार्मोन की वजह से होता है। उसने जो आपको दवाई दी थी वो कोर्टिसोल डिप्रेसेंट होएगी, मतलब वो सप्रेस कर देती है उसको ना, तो वो जितना नीचे होगा उतना ही जो है ना आपका आप मतलब काम फील करेंगे। अच्छा। तो दूसरी चीज़ जो है, हम लोग इन्फेक्शन क्यों हो जाता है हमें वहाँ पे जाके, हालांकि हम लोग तो वहीं से पले बड़े हैं।
अब हम इस सोसाइटी में जहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे हर चीज़ के लिए आपको इंजेक्शन दे देते हैं कि यार यहाँ पे अपने कितना देखा है कि लोग गली में खेलते हैं या मिट्टी से खेल रहे हैं, जितना भी है। और होम्योपैथी के अंदर क्या होता है कि जैसे आपके अंदर एक आपको किसी चीज़ से रिएक्शन है ना, आपको कांटों से रिएक्शन है, तो वो उसी कांटों की दवाई बना के आपको वो देंगे ताकि आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर ले। यहाँ पे उसके बरक्स है जो एलोपैथी है ना, या आपको वैसे ही कहते हैं हमें हाथ धोने हैं और इन्फेक्शन नहीं होना। तो जब हम पाकिस्तान में जाते हैं तो हमारी बॉडी वो ले ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम यहाँ पे इतना वीक होता है इन बैक्टीरिया से बच बच के। आपकी बॉडी स्ट्रेंथन तभी होती है जब आपके अंदर को पैथोजन गया, आपकी बॉडी के अंदर को वायरल इन्फेक्शन गया है, आपकी बॉडी उसका मेमोरी सेल बना लेती है और वो सेव हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर ना। पाकिस्तान के अंदर बच्चे मिट्टी में खेल भी रहे होते हैं, जो मर्जी आप उनको खिला देना, कभी बीमार होते हैं। कितनी दफ़ा आपने IBS का सुना कि पाकिस्तान में किसी को IBS होती ही नहीं है। तो यहाँ से जब आपने जाके वहाँ पे पानी पिया तो दैट वाज द केस कि आपको जो है ना वो टमी अपसेट हो गया था आपका। लेकिन अब इसमें एक चीज़ मैं कहूँगा जो रिसेंटली ना, अब हमारा बचपन एक और चीज़ थी रिसेंटली, क्योंकि एक तो शायद अवेयरनेस भी आ रही है, साथ वहाँ पे भी स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली सब इन्फ्लुएंसर सारी चीज़ें वही इन्फ्लुएंस ट्रैवल कर रही कर हैं रहे थे। हाँ, वो सब ट्रैवल कर रही है ना, तो उसकी वजह से वहाँ पे भी अब स्ट्रेस बढ़ रहा है, लोगों के जॉब्स के मसले, लोगों के फाइनेंशियल मसले, ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं। देयर इज़ नो लाइन, देयर इज़ नो लिमिट। यार यहाँ पे आपको नज़र नहीं आता पार्क में कोई नहीं खेलता हुआ, वहाँ पे पाकिस्तान में गया था, आप भी गए थे, कितनी दफ़ा आपने देखा है हम लोग एवरी आफ्टरनून 3 बजे से लेके मगरिब तक पार्क में खेल रहे होते थे। लेकिन अब आप जाओगे ना, अब आप जाते हो सब कोई भी खत्म नहीं, है, कुछ भी नहीं, सेम वही बच्चे घर में आईपैड्स और जो यहाँ पे माहौल है। तो वो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट यही होगा ना, वो तो आपको नज़र आ रहा है, उसमें कोई रिसर्च की भी ज़रूरत नहीं है कि जब आपकी एक्टिविटी ऑलमोस्ट फिनिश हो गई। अच्छा, सबसे बड़े अफसोस की बात है यार, हमारा जो स्कूल था उसके अंदर 2 बड़ी ग्राउंड्स थी जिसमें आप प्रॉपर खेल सकते हो, उसके अंदर कोर्ट्स थे। अब जो स्कूल है पता है क्या है, लिटरली 5-5 मरले की कोठियाँ हैं। यानी ये जो आपका घर है इससे इतना को लगा लो, अच्छा, या इससे थोड़ा बड़ा स्कूल है। टोटल स्कूल में कोई 10-12 क्लासरूम है, बच्चे वो क्लासरूम में, बच्चों का प्लेग्राउंड कॉरिडोर है। देयर इज नो एक्टिविटी इन स्कूल, कोई दिमागी एक्टिविटी खास नहीं है, सिर्फ आपने पढ़ना है। और तो एंड ऑफ द डे जो सिस्टम है ना, उसको आप काफ़ी हद तक ब्लेम कर सकते हो कि यार सिस्टम अब आहिस्ता 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 इतना चेंज हो गया है कि अब वो, लेकिन माँ बाप भी है ना माँ बाप इतना अपने वो बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं अभी कि उनको खुला नहीं छोड़ते, या यार तुझे बैक्टीरिया हो जाएगा, इन्फेक्शन हो गया, हाथ धो लो, जर्म ये वो सारा कुछ, और बाहर मोहल्ले में जाके खेलने से भी मना करना। अब वो इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं कि बच्चे भी वो बस घर पे ही रहते हैं ज़्यादातर, ऊपर से फिर मोबाइल, प्ले स्टेशन, ये सब कुछ, सोशल मीडिया एक्सेस वो भी ज़्यादा हो गया। लेकिन इसमें एक ओवरऑल चेंज भी है ना यार, मतलब हम लोग जब बड़े हो रहे थे, छोटे जो मेरा भाई है साल छोटा मेरे से, रिजवान, वो एक दफ़ा हम गली में खेल रहे थे तो वहाँ से कोई साइकिल पे आया, उसने उसे बैठा के तो ले गया, ठीक है ना। वो सारे लोगों ने शोर डाल दिया, वो सलीम कहते थे, वो सलीम का बेटा ले गए, सलीम का बेटा, वो सारे इकट्ठे नहीं हो गए। अभी आप यहाँ पे चले जाओ बाहर, अपने बच्चे को छोड़ दो, वो लोग एक दूसरे स्टैबिंग कर रहे हैं, चोरियाँ हो रही हैं, वो मूवी बना रहे हैं भाई। रोकना, शोर डालना तो दूर की बात है, अब आप बच्चे को बाहर छोड़ दो। और गोरी मुझे बता रही थी, कहती मेरी बड़ी सैड थी ना, मैंने कहा क्या हुआ तुझे ना, क्लाइंट थी, कहती कि मेरा नेफ्यू है, उसको सेंटेंस होने वाली यहाँ पे ना। मैंने कहा सेंटेंस होने वाली, मैंने कहा क्यों, कहती पता नहीं। मैंने कहा कितने साल का वो, कहती वो इस मेरा ख्याल है 2-3 महीने बाद जो है ना 18 का हो जाएगा तो सेंटेंस हो जाएगा। तो मैंने कहा क्या किया उसने, कहती वैसे पार्क में जा रहा था तो उधर से ना एक एल्डरली बंदा आ रहा था दूसरी तरफ से, उसने उससे बोला कि डू यू हैव अ फैग। अच्छा, हाँ उसने बोला, हाँ कि उसने बोला कि सिगरेट है तेरे पास, उसने बोला मैं तो स्मोक नहीं करता। और कहती नेक्स्ट मिनट मेरे नेफ्यू ने छुरी निकाल के उसको छुरी मारना शुरू कर दी। एल्डरली पर्सन, वो कहती वो जो है ना वो 3 दिन के बाद लॉस ऑफ ब्लड की वजह से मर गया। हाँ, और ये गोरी बता रही है कि अब उस बंदे ने सिगरेट के पीछे बंदा मार दिया, और ऑब्वियसली आसपास कोई लोग होंगे ही ना। लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं हम, छुरी निकाल के मार दी, वो तो गया ना। अभी तो यार बच्चों से ज़्यादा डर लगता है। हाँ, 15-16 साल के बच्चों से लिटरली। मैं भी बाहर जाता हूँ ना, मैं कहता हूँ इनसे ना लड़ो, क्योंकि इनके पास छुरी चाकू होता है और इनको पता। याद है हम क्रिकेट खेल रहे थे उधर, ये जिधर हम नॉर्मली खेलते हैं, तो एक दफ़ा कुछ लड़के आ गए थे, मैं कंट्री नहीं लूंगा कौन से, इधर के नहीं थे, लेकिन वो आ गए थे हमारे साथ खेल रहे थे। तो जब हमने बोला फील्डिंग का टाइम आया तो हमने बोला यार आप किधर जा रहे हो, वो कहते हैं कि भाई यार वो पुलिस आसपास है और हमारे पास छुरी चाकू है। उन्हें लिटरली ये बोला। उनकी एज कितनी होगी, ज़्यादा 15 साल, इससे भी कम थी, इससे भी कम, 13-14 साल। पाउच उन्होंने पहने हुए हैं। तो मतलब हम लोग वहाँ से हैं ना, हमें पता है यार कि किसी का बच्चा नहीं मारना हमने,
कितनी दफा आपने सुना है कि स्कूल में स्टैबिंग हो गई है, किसी ने एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मार दिया। अमेरिका में शूटिंग्स देखी हैं आपने? हाँ वो तो आम है, कितने 100 हो रही हैं, वो तो कॉमन है, डेली बेसिस पे हो रही यार। है। अमेरिका बहुत दूर है, आप इधर वोलसोल चले जाओ, वो दोस्त वहाँ पे रहता है, कहता है फुरकान भाई मैं उस दिन बच्चे को उठाने गया स्कूल से सेकेंडरी में, और सेकेंडरी में कितने साल का बच्चा होगा ये, 12-13 साल का, इससे भी कम का। कहता छुट्टी के टाइम पे कोर्स आई है, उसमें से 5 लोग निकले हैं, उनमें से 4 के पास मिशाटी थी और एक के पास बेसबॉल बैट था, और कहते वो निकले हैं, जैसे वो बच्चा निकला अंदर से स्कूल से सेकेंडरी से वोलसोल के अंदर, उन्होंने आके जो उनसे ना मिशाटी से अटैक कर दिया उसको। अब ये 12-13 साल के बच्चे का क्या डिस्प्यूट हो सकता है, और वो बेबस भी है ना, वो 12-13 साल का बच्चा करेगा सारे क्या? पेरेंट्स खड़े हुए हैं, और कहता है किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, मास वाई जो उसका टीचर था बच्चे का, उसने आके उनको पुश किया कि तुम क्या कर रहे हो पागल। तो ये अब इस एटमॉस्फेयर के अंदर आप रिस्क नहीं ले सकते ना, एक कि आप बच्चे को बाहर भेजें। पाकिस्तान में कुछ भी हो ना, बड़े आते जाते फिर भी बच्चों को कह रहे होते हैं बेटा ये ना करो, ये नमाज पढ़ ले, कुछ और। इधर बिल्कुल ही नहीं है वो। और दूसरा वहाँ पे लोग इंटरफेयर भी करते हैं, अगर किसी लड़ाई हुई है लोग आगे आते हैं, भाई छोड़ो छोड़ो, इधर वो सबसे पहले कैमरा निकाल रिकॉर्डिंग एक्शन। ये नहीं, मैंने लिटरली वीडियो देखी कल, जब इन्होंने बात किया तो मुझे एकदम ज़हन में आया, तो वो रोड रेज हुई ना, गाड़ी शाड़ी आपस में एक दूसरे के पास आई, तो उसने कहा पहले मैं नंगना है, वो कहना पहले मैं नंगना है। बहरहाल वो वीडियो में दिखाया था उन्होंने कि दोनों गाड़ी से बाहर निकल आ गए, एक दूसरे को यूं कर रहे हैं। अच्छा बाय लॉ, क्योंकि यहाँ पे जिसने पहले मारा वो भी फंस जाता है ना, तो वो मारते भी नहीं है भाई, दूसरे के करीब आ गए काटू नहीं देते, तो वो किसी की हिम्मत नहीं हो रही मारने की, भाई यूं करी जा रहे। और उनके पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनके पीछे वो फुटपाथ पे बंदा गुजर है, उसने ऐसे करके देखा है, हेडफोन लगाए हुए हैं, उसने ऐसे करके देखा, उसने फौरन फोन निकाला वो आगे नहीं आ रहा, वो फोन निकाल के वीडियो बना रहा है कि यार मैं देख रहा हूँ, देखो ऐसे ही है। मुझे याद है इसका एक और भी रीज़न है, अगर एक हाई लेवल पे चले जाना, इंश्योरेंस का भी मसला होता है। एक मुझे याद है यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहा था, हमारे टीचर ने एग्जांपल दी थी, कहते हैं प्लेन था, वो प्लेन में ना क्या हुआ, मिड एयर था, तो स्टोरी है, सच्ची स्टोरी। तो क्या हुआ कि किसी को कुछ मेडिकल कंडीशन हो गई, तो उधर उसने अनाउंस किया पायलट में, इज़ देयर अ डॉक्टर इन द हाउस, या एक प्लेन में कोई है डॉक्टर, तो एक डॉक्टर था, तो वो आ गया, तो उसने बोला कि भाई इसका जो यहाँ से कुछ सांस का प्रॉब्लम था, यहाँ से इसको कट लगाना पड़ेगा और इसका जो है ना एयरवे खुल जाएगा, कुछ ऐसा था। तो उसके बाद जो भी उस वक्त इक्विपमेंट था उसने उससे करके उसकी जान बचा ली बेसिकली। अब वो जैसे ही प्लेन लैंड हुआ है, वो जो बंदा था ना जिसकी उसने जान बचाई, उसने डॉक्टर को सू कर दिया कि भाई इसने मेरे ऊपर नहीं, मेरा मार्क छोड़ दिया, इसने सही तरह मेडिकल प्रोसीजर नहीं किया। अजीब, यानी वो क्योंकि तो अब वो जो मदद भी कर सकते हैं वो भी कहते हैं भाई अब भाई मरो तुम, जो होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अगेन इतना बड़ा स्कैम है इंश्योरेंस का, ठीक है ना। अभी देखे ना, इस्लाम में इंश्योरेंस हलाल नहीं है, हराम है, और उसके अभी रिजल्ट्स नज़र आते हैं हमें, ठीक है। आप कार इंश्योरेंस ले लें, लाइफ इंश्योरेंस ले लें, जो भी इंश्योरेंस ले लें, सब स्कैम है, सबसे बड़ा लीगल स्कैम है। यहाँ पे लोग बाकायदा ही गाड़ियों के एक्सीडेंट करवा के तो पैसे उसके बनाते हैं, 500 कर दिया आपको पता है, पर्सनल इंजरी 500 पाउंड होगी, अच्छा इससे ज्यादा नहीं मिलेगी चाहे आप जो मर्जी। लेकिन चलो गाड़ी की तो वो रिपेयरिंग देते हैं ना, हाँ, तो लोग ऐसे करते हैं कि और हर जगह में उन्होंने कोई ना कोई वो निकाला हो। एज ए मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि नफ़ा नुकसान अल्लाह की तरफ से आता है, हाँ, तो हम उस पर एक चीज़ जो अल्लाह ने कहा है कि मैं कर रहा हूँ, इसका जिम्मेदार मैं हूँ, चाहे वो नफ़ा है चाहे नुकसान है, उसका तो मैं अजर या उसका जो भी है वो मुआवजा वो आगे मिलेगा इंशाल्लाह। आप मुझे एक दफ़ा स्टोरी बता रहे थे अपनी, लंदन में किसी लड़की ने आपको पीछे से मारा था। माँ बहुत दफ़ा, और लड़कियाँ तो मैं अल्लाह माफ़ करे वो हीलें पहन के चलाती हैं, मैं आराम से खड़ा हुआ हूँ उस पर इशारे पे, तो ठा करके आवाज़ आई पीछे से। अच्छा अब अफसोस की बात यह है क्योंकि हम ऐसे कल्चर से आए जहाँ आप औरत का ख्याल करते हो ना, तो मैं उतर के उससे पूछ रहा हूँ तू ठीक है? अच्छा वो इतनी देर में ना वो उतर गई गाड़ी से, और उसने, मैं देखा उसने हील पहनी हुई थी, और अच्छी लंबी वाली हील नहीं होती, तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा अगर तुम ये पहन के चला रही हो तो जाहिर बात है तुमने मारना है। अच्छा, मारनी है। मैनुअल गाड़ी थी, मैनुअल गाड़ी हिल पे, सुभान अल्लाह। तो मैंने उसे बोला अच्छा, मैंने कहा यार चलो अब क्या, वो मेरे पास थी वो A3 पुरानी 2000 वाली ना, वो मजबूत गाड़ी होती थी, तो वो मैंने अपनी गाड़ी को ऐसे चेक किया, उसको कुछ हुआ नहीं था, हालांकि झटका अच्छा लगा।
मैंने उसे कहा चलो आप जाओ ना, वो बेचारी थोड़ी घबरा रही थी, थोड़ी काम में घूमने नज़र आ रहा था मुझे, एक तो वो एक्सीडेंट हुआ था, दूसरा उसे था पता नहीं अभी क्या करे क्या ना करे। तो मैंने उसे कहा जाओ, मैं आया हूँ वापस, मैंने अपने दोस्तों को बताया, मैंने कहा यार को तेनू तो बहल अपने सी फ्लैश देते हैं थे वो, मैंने कहा यार अब क्या मैं उससे करता, अब ठीक है आपके दिल में आ जाता है तरसा, अल्लाह डालते हैं कि जाने दो। फिर एक और दफ़ा एक हुआ, वो भी एक औरत थी, उसने भी ऐसे, मैं स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में खड़ा हूँ, पीछे से ला के धाड़ मार दी। फिर मैं उतरा, तब मेरे पास 5 सीरीज थी, मैं उतरा, मैं जाके देखा तो मेरी बम्पर पे ना स्क्रैच था, स्कफ था, वो नहीं था, टूटा नहीं हुआ था। उसे मैंने निकाला बाहर, जब उसे बाहर निकाला मैंने कहा यार इन्होंने तमाशा बना लिया, आप तो छोड़ते जाओगे तो गए खत्म। मैंने इसे बाहर निकाला, मैंने कहा तेरे पास लाइसेंस है? कहती हाँ। मैंने कहा लाइसेंस दिखा, उसको मैं लाइसेंस देखा, उसके पास था, ठीक है। तो सॉरी करने लग गई है वो। मैंने कहा नहीं सॉरी नहीं भाई, अब आपके मुल्क में हम आए, आप थोड़ी देर तक हम तमीज से रहेंगे, आपने तमाशा बना लिया, अब आप मुझे अपनी डिटेलें दो। तो वो उसने 2-3 दफ़ा नहीं सॉरी वो, मैंने कहा नहीं भाई डिटेलें दो आप, उसने डिटेलें ली, डिटेलें लेके मैंने अपने उसको कॉल की, मैंने कहा यार इसके साथ जो करना है करो। अब बात ये ना, आप अपनी नेकी ऐसा लगता है फिर ज़ाया कर रहे हो, क्योंकि आपने किसी को कहा यार चलो गलती से आपसे हो गया कोई बात नहीं, अब उनको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही कि हमने हिले पहन के या हमने फ़ोनों पे नहीं रहना, या हमने जब तक उनका नुकसान नहीं होगा। देखो आपको ये समझ आई थी कि इनकी गवर्नमेंट ने अगर ये पॉलिसीज़ बनाई हैं तो इस वजह से बनाई हैं कि ये ऐसी हरकतें करने से बाज नहीं आते ना। यार मैं भी गाड़ी चलाता हूँ ना, अगेन आप कॉन्शियस होकर चलाते हो ना, हमारा तो काम ही ऐसा ड्राइविंग का सारा दिन, तो आपको पता है यार आपने किसी का नुकसान भी नहीं करना और अपना भी नहीं करना, तो आप फ़ोन को साइड पर रखो थोड़ी देर। आप अगर आपने जूते सही नहीं पहने हुए तो आपकी गलती है ना, आप अगर हीले पहन की गाड़ी चला रहे हो तो आपकी गलती है। अच्छा। उसके बाद मेरे साथ 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ है कि मारी, और अनफॉर्चुनेटली हर दफ़ा जो है वो मस्तुराती थी। तो मैंने तो फिर बाद में मैंने कहा नहीं भैया मैं नहीं छोड़ रहा। लेकिन अब मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्शियस होता हूँ कि मेरे भी इस तरह से हुआ है, मेरे मिसेस के बच्चों के साथ भी हुआ है, तो हम लोग इंश्योरेंस को नहीं बताते। अच्छा। क्योंकि एक तरह से जो हम कार इंश्योरेंस लेते हैं वो उलमा कहते हैं हराम है, ठीक है, मजबूरन ले रहे हैं, ठीक है, लॉ है, ठीक है, उसके बगैर, और ये ऐसी नेसेसिटी है, इसके बगैर आपका काम भी नहीं होता। अल्लाह माफ़ करे, इधर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना गंदा है कि अल्लाह ही बचाए, ठीक है ना। मैंने कोई 8 साल यूज़ किया इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये जो बसेस वगैरह बहुत ही मुश्किल है, और इन्होंने आसान भी नहीं किया हुआ, तो नेसेसिटी है। अब वो होता है कि आपने मजबूरन ली हुई इंश्योरेंस, ठीक है, तो मैं क्या करता, अगर एक्सीडेंट भी हो जाए, नुकसान कुछ नहीं हुआ एज एन फिजिकल और कुछ नहीं हुआ, तो मैं उसको बोलता हूँ यार आप ये प्राइवेटली मुझे पैसे दे दो, जो या मेरी गाड़ी सही करा दो, अगर है, कितनी दफ़ा बड़े स्क्रैच भी पड़े हैं, मैं बोले यार आप जाओ। तो ये होता है कि मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, क्योंकि फिर ये होता है कि आप एक इंश्योरेंस कंपनी का भी जो एक हराम बिजनेस है उसको भी प्रमोट कर रहे हो, तो अब वो मैं अपनी पर्सनली ऐसा करता हूँ, मैं लोगों को नहीं बोलता कि भी आप भी इस तरह करो। इसके अंदर एक चीज़ ये है कि मैंने भी ये इस पर थोड़ा गौर किया ना कि यार, अच्छा एक दफ़ा ऐसे हुआ कि एक बंदे ने ला के गाड़ी मारी, वो लड़का था, तो वो मैं मेन रोड पे जा रहा था, वो साइड स्ट्रीट से निकला और उसने देखे बगैर ला के सीधी मारी ना बीच में, तो मेरी आगे से गाड़ी डैमेज हो गई और अच्छी डैमेज हो गई। वो खुद ही निकला बाहर, अब उसको ये था कि इंश्योरेंस में जाएगा, ये करेगा, उसने कहा भाई आपके जो पैसे बनते हैं आप बता दें। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने उसे बोला इतने आप आ जाना वहाँ वो रिपेयरिंग शॉप पे, आपको खुद ही बता देगा, आप पे कर देना, ठीक है, बाकी ये विप्लैश ठीक है दफ़ा करो, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब स्पेशली जो इधर के लोग हैं ना, अगर वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं ना, अब अगेन इसमें भी स्कैम है ना एक तरह का, बात ये है ना, बस गलत और अच्छे लोग हर जगह हैं। लोग क्या करते हैं कि आपसे कैश भी ले लेते हैं, हाँ, और घर जाके क्लेम भी कर लेते हैं। तो लोग अब अवॉइड करते हैं अनलेस कि वो कोई ऐसा ट्रस्ट बना लें आप पे। फर्ज करो एक बंदा है, मैं उसे कहता हूँ यार आप मेरी डिटेलें एक्सचेंज कर लो ना, आप मेरा लाइसेंस से देख लो, मैं आपके लाइसेंस से देख लेता हूँ, तो अब मुझे पता है कि आप कुछ मेरे पास आपका कुछ है, तो आप कोशिश करोगे कि मैं स्कैम ना करूँ, या फिर मैं कहता हूँ चलो रिकॉर्डिंग कर लो, या मैं कहता हूँ उसका कोई प्रूफ ले आता हूँ ना, तो चलो समझ आती है। तो लोग इस वजह से भी इससे भी अवॉइड करते हैं। भी अगर फर्ज करो आपका कहीं आप इन्वॉल्व हो गए हो और अगर आपकी गलती है, आप किसी को ऑफर भी करते हो, कहता नहीं तू करा, और अगर किसी की गलती है तो आप ये भी सोचते हो, वो ये सोचता है कि ये मेरे कैश भी ले लेगा, हाँ, और हो सकता है ये बाद में वो भी कर देना। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन अगेन आप कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि जितना आप फेयर प्ले कर सकते हो अपनी तरफ से करना चाहिए यार। मैंने अब वो उस दिन क्यों नहीं रुका मैं उधर, मैंने कहा यार कल को मेरे से कुछ हो गया तो चलो अल्लाह पाक को पूरा करवा देगा। ऑन द फ्लिप साइड अपने जहाँ पे होते हैं माशाल्लाह नाम तो रोशन करना है। यहाँ पे एक गोरा था बोझे ग्रीन में, जब मैं वहाँ पे सबवे में होते थे ना, तो वो मुझे गोरा बता रहा था, कहता है यार मेरे साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई है। मैंने कहा क्या हुआ?
कहते यार वो मैं जा रहा था यहाँ से रोड से, तो मेरे से गाड़ी लग गई ना किसी की, तो मैंने अब बीइंग ऑनेस्ट सिटीज़न मैंने उस पर अपनी डिटेल्स छोड़ी, मुझे नहीं पता था किसकी है, मैंने डिटेल्स छोड़ दी अपनी, और मैंने कहा यार मुझे ना कांटेक्ट कर लेना। वो मुझे कहता जनाब आपने मेरी गाड़ी मारी है, कहता लिटरली से स्क्रैच था इसमें, तो कहता उसने मुझे कहा कि आपने मेरी गाड़ी मारी है, तो मैंने कहा जी मारी, कहता मैं इंश्योरेंस के थ्रू जाऊँगा, मैंने कहा मैं रिपेयर कराया, तो नहीं मैं इंश्योरेंस के थ्रू जाऊँगा, अपना था। उन्होंने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम, तो इंश्योरेंस को बता दो। इंश्योरेंस को फ़ोन किया, कहता उसने इंश्योरेंस ने मुझे दोबारा फ़ोन किया मेरे इंश्योरेंस ने कि तेरे से गाड़ी लगी है, वो कहता हाँ, वो कहता मैंने लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मेरे से गाड़ी लगी है। कहता नेक्स्ट मिनट इंश्योरेंस ने मुझे तस्वीरें भेजी, उसका होल पैनल ही डैमेज था। उसने को खुद ठग करके मारी कि मैं पता नहीं क्या किया, फिर अपनी गाड़ी राइट ऑफ करने के लिए ना, तो वो बड़ा इस बात से इम्प्रेस हुआ। मैंने कहा भाई सलाम वालेकुम। मुझे किसी ने एडवाइस किया था, मुझे इनकी बात से याद आया, मेरा जब वो BMW वाला एक्सीडेंट हुआ ना, तो मैं जब मैंने कहा कि यार अब तो मैं जा रहा हूँ ना इंश्योरेंस उसके पास, सॉलिसिटर्स के, मैं उनके पास गया, वो मुझे आगे से एडवाइस कर रहे हैं भाई कि सर ये तो थोड़ा सा नुकसान है, इस पर कुछ नहीं मिलना आपको, हाँ अब ज़्यादा करें। मैंने कहा यार बेशरम आदमी, पहले तो मेरी कोशिश थी कि मैं ना करूं, चलो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार इसको जो है कर दे। अच्छा वो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, मुझे ऐसे शो कर रहा है कि नहीं इसका क्या फायदा, ये वो ना बम्पर यहाँ डाले, क्योंकि उनको शायद फायदा नहीं होता, उनको भी फायदा नहीं होता। बात ये ना, ये लोग अगर देखो एक आपकी अम्ब्रेला के अंडर ये सारी चीजें हो रही हैं और आपको पता भी है, आप इतने तो नहीं हो, तो आप उस लिहाज से फिर लॉस चेंज करो ना, आप लोगों को फिर वहां पे लिवरेज दो जहाँ पे बनती है, नहीं तो उनसे कोई ठीक है। पता नहीं है पाकिस्तान में क्या होता है, दुबई में तो ये होता है कि गाड़ी इंश्योर्ड होती है, यूरोप में भी ऐसे ही है, यूरोप में भी बंदा नहीं होता, क्या नहीं होती, क्योंकि पैसे यहाँ की सबसे बड़ी हेडेक है। अब मैं अगर आप यूरोप में, जब मैं जर्मनी से ना गाड़ी यहाँ लाया था 1 साल के लिए, तो वो गाड़ी इंश्योर्ड होती है, कोई भी चला सकता है एज लॉन्ग एज उसके पास लाइसेंस है, लेकिन यहाँ पे वो आप इवन कि आप अपनी इंश्योरेंस आपकी गाड़ी पे, तो आप किसी की गाड़ी भी नहीं अब चला सकते। पहले होता था आप चला सकते थे, अब नहीं आप चला सकते। मैं इंश्योरेंस कंपनीज को स्कैमर्स बोलता हूँ, क्योंकि वो आपसे एक चीज़ की पैसे खौफ, अगेन एक खौफ है, एक डर है कि अल्लाह ना करे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, हर्जाना कौन भरेगा, कैसे बिल होंगे, ये वो। मुझे लगता है इसका ऑल्टरनेट ये होना चाहिए, गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए कि कोई बड़ा, देखें गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलता है, टेस्ट दे के ना, वो क्या होता है कि वो आप प्रॉपर टेस्ट देते हो, आपको रूल्स रेगुलेशन पता होते हैं, आपको पता है ये स्पीड लिमिट्स है, ये रेगुलेशंस है, ये लॉज है, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर इन्होंने लाइसेंस दिया इसका मतलब है ये सेफ ड्राइवर है, ठीक है ना। तो इसका अगर वो सेफ ड्राइवर नहीं, आप उसको लाइसेंस नहीं देगा वो, तो अगर बाद में अगर वो कुछ गड़बड़ करता है, बड़ा एक्सीडेंट होता है, कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंटरवीन करे, बजाय इसके कि एक इंडिविजुअल पे डाल दे ये जो इंश्योरेंस स्कैम हो रहे हैं, क्योंकि आप पूरा साल, हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन योर पोस्ट कोड, आप किधर रहते हो, आपके पहले कितने पॉइंट्स लगे हुए, ये वो सारा आपकी अगर आप इंश्योरेंस भी क्लेम करते हो, इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि यार वेल डन, वो आपका अगला प्रीमियम बढ़ा देते हैं कि भाई आप, यानी गलती किसी और की, सजा आप ही को मिल रही है। लेकिन उसके अंदर आप कह रहे हैं गवर्नमेंट इंटरवीन करे, लेकिन अगर आप थोड़ा डीप जाके देखो तो उसमें गलती गवर्नमेंट की है, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक एरिया है उसके अंदर इंश्योरेंस ज़्यादा आती है, वो क्यों ज़्यादा आती है, क्योंकि वहाँ पे क्राइम ज़्यादा है। क्राइम क्यों ज़्यादा है, क्योंकि क्राइम को गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पा रही, इसी वजह ज़्यादा है ना। देखो अगर गाड़ियाँ एक गली है या एक एरिया है जिसमें गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, वो फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, इधर उधर गप्पे गुप्पे मार के चले जाती है। अब इसमें उन लोगों का कसूर थोड़ी है, आप उनको जाके एक्टिवली पकड़ो ना। आप एक बंदे को जाके छोटी छोटी चीज़ों पे कैमरे आपने लगाए हुए हैं, आप बस लेन में चलाते हो ठग करके कैमरा आ जाता है, आप जो है वो साइकिल लेन में घुसते हो कैमरा आ जाता है, आप यूलेस में जाते हो ठग करके आपको बताते हैं कि भैया आज आप गए थे, आप पैसे दो। आप जो चोर हैं, जो क्रिमिनल हैं, वो तंतनाते फिर रहे हैं, रोज़ाना की बेस पे लोग गाड़ियाँ चोरी कर लेते हैं। ये नहीं, ऐसे ऐसे वाक़यात हमारे पर्सनली जानने वालों के साथ हुए हैं कि इधर लंदन में एक मेरा दोस्त है, वो एक जगह पे काम करता है ना, तो उनके जो बॉस हैं उनकी रेंज रोवर थी, बल्कि उनकी मिसेस की रेंज रोवर थी, उनके घर से वो रेंज रोवर चोरी हो गई। चोरी हुई, उन्होंने पुलिस को बताया। अब वो थोड़े इन्फ्लुएंशियल किस्म के लोग हैं, अब यहाँ पे भी ये चीज़ें चलती हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है हम ढूंढते हैं। उन्होंने ढूंढी, पता नहीं एक दो दिन बाद उनको वो रेंज रोवर मिल गई कहीं से। उन्होंने वो रेंज रोवर ला के उनको दी कि जी आपकी गाड़ी मिल गई है, ठीक है।
भाईजान मैं आपको नो एग्जैजरेशन, खड़ी की है रात को, अगले दिन सुबह उठे फिर गायब। उस बंदे ने, मुझे नहीं पता, अगेन उनको नहीं पता किसने चोरी की है, लेकिन वो कहता है यार उन्होंने आगे खड़ी की है रात को, सुबह फिर उठे फिर गायब, गाड़ी नहीं खड़ी हुई। अच्छा चोर ऐसे भी करते हैं, कभी कभी वो क्या करते हैं, घर पे हाथ फेरने आते हैं ना, तो अगर लगता है उनको, अगर गाड़ी की चाबी मिल जाती है और महंगी गाड़ी है, वो घर छोड़ के गाड़ियां चोरी करके ले जाते हैं। हाँ। और मेरे रिलेटिव के साथ भी हुआ हुआ है ऐसे, उन्होंने घर तोड़ा है, अंदर आया है, चाबियां पकड़ी है, ड्राइव करके चले गए। यार वो आपको पता नहीं याद है, नहीं याद, एक हसनैन होता था मेरा दोस्त कार्डिफ का ना, जी जी, उसके ससुराल लंदन में वीडियो कैमरे में आई हैं, उसने मुझे वीडियोस दिखाई हैं, 3 गाड़ियां गैराज में खड़ी हुई हैं, वो आराम से आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला है जैसे कैसे भी, चाबियां उठाई जिस तरह उनकी अपनी गाड़ियां नहीं होती, स्टार्ट की, तीनों लेके चले गए। और अफसोस की बात ये है कि वो तीनों गाड़ियां, मेरा ख्याल है शायद एक रिकवर हुई थी बड़ी, वो भी इन्होंने खुद की, यानी खुद निकले और गलियों में फिर के देख के रिकवर की इन्होंने गाड़ी, बाकी तो गाड़ियां आज तक नहीं मिली। पुलिस तो निठल्ली है यहाँ की, बिल्कुल बिल्कुल कुछ वो नहीं तो बिल्कुल, यानी वो हाथ खड़े कर देते हैं, कुछ नहीं हो सकता, रिपोर्ट इंज बनाते हैं नोट पैड के, भाई पता नहीं क्या। वो भी खत्म कर दिया अब तो, अच्छा वो भी खत्म कर दिया। मेरा वो गाड़ी का उन्होंने कैटलिक कन्वर्टर चुराया था नीचे से, डे टाइम में 1 o'clock, मैं पाकिस्तान जाना था, मैंने कहा यार गाड़ी धुला के खड़ा करके, 2 दिन बाद की फ्लाइट है। अच्छा मैं कार वॉश से गाड़ी धुला के आया, जिम गया, एक्सरसाइज की, बाहर आया, गाड़ी ऑन की तो फा मैं बंद कर दी, मैं क्या फटने लगी। अब साहब लगाओ ना, हाइब्रिड गाड़ी है, अगर इतनी आवाज़ करेगी तो आपको समझ ही नहीं आई क्या हुआ। मैंने बंद कर दी, मैं ये क्या हुआ है। अच्छा फिर मेरे जहन में आ रहा, मैं क्या मुझे लगा शायद इंजन में पानी चला गया, मैं वो बोनेट खोल के चेक कर रहा हूँ, यार पानी तो नहीं लग रहा। फिर मैंने उनकी फिर फिर डर के बंद कर दी, मैं यार लोग भी मतलब कहेंगे पागल लगा। अच्छा मैं समझ ही ना आया कि क्या हो गया। मैं कह रहा मैकेनिक को फ़ोन किया, मैंने कहा खुला है, कहता आधे घंटे में बंद कर दूंगा, लेकिन अभी गाड़ी चेक नहीं करूँगा। मैंने कहा समझ नहीं आ रही, प्लीज़ चेक कर दे, मेरी फ़्लाइट है। मैं गया ब्राह्मे के पास, उसने रैंप पे लगाई, उन्होंने कहा यार तेरा ना कैटलिक कन्वर्टर काट के ले गए। अच्छा अब ये 1 बजे हुआ था और मैं उसके पास 4 साढ़े 4 बजे जो है ना पहुँचा, और फ़ोन मैंने उधर से पुलिस को किया, रश आवर था इस वजह से देर होगी। पुलिस को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा दिस इज़ व्हाट हैपेंड। मुझे आगे से क्या कह रही है, कहती तू अभी फ़ोन क्यों कर रहा है, तू कह रहा है 1 बजे को जिम गया था, तो तूने उस टाइम फ़ोन क्यों नहीं किया। मेरा दिमाग नहीं घूम गया यार, मतलब मुझे कह रही कि तूने पहले क्यों नहीं फ़ोन किया। मैंने कहा मुझे पता होता तो मैं फ़ोन करता ना, मैं मैकेनिक पे आया, उसने रैम पे चढ़ाई तो पता लगा। कहती अच्छा बी ऑनेस्ट विद यू, हमने जो है ना कोई भाग दौड़ नहीं करनी, तो सिक्योरिटी वालों के पास जा, उनके पास अगर कोई CCTV है तो तू हमें ला के दे, फिर हम उसमें देखेंगे। नहीं कुछ नहीं, वो उससे उसका भी कुछ नहीं है। हाँ, और उसका बेस्ट हल भी ये है कि फ़ोन पे कंप्लेन करने से बेटर है कि तू ऑनलाइन जा, वहाँ पे तुझे रेफरेंस नंबर भी फ़ौरन ही मिल जाएगा। और वो बस लेके मैं अभी तक लेके घूम रहा हूँ, नहीं करते, कोई चक्कर कुछ भी नहीं। ये तो प्रॉपर बिजनेस है, कैटलिक कन्वर्टर इज अ प्रॉपर बिजनेस। यानी अब ऐसा हो गया हुआ है कि अब जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो गाड़ियां जो नहीं बना रहे हैं उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आपको कैटलिक कन्वर्टर एंटी थेफ्ट है। ये लेकिन ऐसे ही है ना अब। लेकिन अब इनकी हिम्मत देखे, मैं यूनिवर्सिटी में का कार पार्क है जिधर काम करता हूँ, यूनिवर्सिटी का कार पार्क है, उधर CCTV सारा कुछ है। उधर दिन दिहाड़े मेरा जो कॉलीग है उसके कैटलिक कन्वर्टर चोरी हुआ हुआ दिन दिहाड़े। यार ये तो उसकी बात, आपने नवीद भाई से मिले ना KFC वाला, हाँ वो अंदर काम मैनेजर है वहाँ पे ना, वो काम कर रहे थे, तो वो कस्टमर आई, वो कहती भाई नीली गाड़ी किसकी खड़ी बाहर। मैंने कहा मेरी, उन्होंने ली थी वहाँ से टोयोटा से जाके 11,000 पाउंड की ना। मैंने कहा मेरी खड़ी है। उन्होंने कहा वो भाई कुछ लोग लगे हैं उसके साथ। ये बाहर निकल गया, दौड़ के आया तो भाईजन लोग ना नीचे लगे हुए थे अपना, वो एक नीचे लगा, वो 2 आसपास खड़े हुए ना गार्ड कर रहे थे। उसे समझ ही नहीं, इसने अंदर जाके स्टाफ को कहा बाहर, और स्टाफ भी कोई ना आए, एक कुर्सी उठा के लाया बाहर, तो वो आगे एक बंदा डंडा लेके आ गया, चोर, तो तू आगे आया मैं तेरा सर खोल दूंगा। ऐसे ही तो वो इसने वहीं से जो है कुर्सी घुमाई और लिटरली वो सीधा करता है। वो कोई थे अपना नाड़ी, वो एज पे काट रहे थे ऐसे ना एंगल पे, तो वो बिल्कुल आखिर में इतना सा रह गया था। तो इसने ऑन की तो वो आवाज़ वही आई लाउड, इसने कहा जनाब ले गए। अगले दिन मैकेनिक पे ले गए, उसने कहा तेरी बचत होगी, मैं इसी को वेल्ड कर देता हूँ जेन्युइन वाले को ना। तो कहने का मकसद ये, वो आपके सामने भाई उसने रोड निकाल लिया कि तू आगे आता मैं तेरा सर खोल दूँगा। मेरा दोस्त है, उसने पता क्या किया, उसके दोस्त ने बोला भाई गाड़ी लेते साथ ही उसमें मार्क लगा लो ना कि ये कि जो इस तरह के पार्ट्स होते हैं ना जो ज़्यादा चोरी होते हैं, उसने मार्क लगा लिया। उसके बाद क्या हुआ कि वो जिस एरिया में चोरी हुई ना, उसका कैटलिक कन्वर्टर चोरी हो गया। जिस एरिया में चोरी हुआ ना, उसने ऑनलाइन देखा कि यार यहाँ पे कहाँ मिलता है, वो एक स्क्रैप यार्ड था या जो भी एक शॉप थी, वहाँ लेने गया, उसी का कैटलिक कन्वर्टर उसी का भेज दिया
उसने जो मार्क लगाया हुआ था वो मिला, क्योंकि वो जो दोस्त है उसका, वो मैकेनिक है, वहाँ पे डेली बेसिस पे लोग आते हैं और उसको थोड़ी थोड़ी खबर भी, इनको पता लग जाता है कहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसने ये बोला लेते शायद, उसने कहा यार ये लगा दे। खैर उसके बाद इन्होंने वो सेफ्टी सिस्टम लगाना, एंटी थेफ्ट शुरू कर दिया था। लेकिन कहने का मकसद है कि लोग जो आप कह रहे हैं ना कि ये इंटरवीन करे वो इंटरवीन करें, ये कुछ भी नहीं करते। नहीं करते। यहाँ पर कितने आपने देखा होगा ड्रगी आते हैं यार, आपने ये ब्रांड न्यू फ़ोन पकड़े होते हैं, ख़रीदना है, ब्रांड न्यू कंप्यूटर्स लैपटॉप होते हैं, ख़रीदना है 30 पाउंड में, 40-50 पाउंड में। तो वो क्या होता है कि भाई उनको क्विक मनी चाहिए होता है, ड्रग ख़रीदना होता है उनको, उसको तलब लगी होती है, तो 500 चीज़ की उन्होंने चोरी किया होता है, वो आके आपको बोलते हैं यार ये ख़रीद लो हमसे, और लोग ख़रीदते हैं। होता है यहाँ पे? हाँ, नेक्स्ट टाइम बताना मुझे। वो बता दो, मेरे कज़न है उसके साथ हुआ था, वो शॉप में था, एप्पल मैक, ठीक है, वो होगा कोई 1000 पाउंड का, तो कहते हैं ख़रीदना है, कहता है वो कज़न भी इधर का ही है, कहता है मैं 50 पाउंड दूंगा तुझे, कहता है ठीक है दे, लिटरली। तो उसने लॉगिन किया, तो वो जो था ना जिसका था वो ओरिजिनल, उसका फेसबुक खुला हुआ था, लॉगिन सारी डिटेल वैसी की वैसी। मेरे कज़न को तरस आ गया, तो उसने उसको कांटेक्ट किया उसी के फेसबुक से कि भाई ये इस तरह से ये मैक मेरे पास आया, ये तेरा है। तो वो बंदा बड़ा खुश हुआ, तो वो आया उसकी शॉप पे आया, तो उसने मेरे कज़न ने उसे कुछ चीज़ें कंफर्म की इसमें क्या 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 है, उसने बोला हाँ ठीक है। तो मेरे कज़न ने उसे 50 पाउंड लिए, वो अपना ही मैक ख़रीद के लेके गया। अच्छी बात है, चलो फिर भी अच्छी बात है यार, क्योंकि ये मैंने जब शेफील्ड में जब शॉप नहीं शुरू की थी उसकी फ़ोन्स की और सारा, तो हमारे पास तो रेगुलर बंदे आते थे, उन्होंने बैग्स, पीछे बैकपैक नहीं होते वो डाले होते थे, और आके वो आपके सामने काउंटर पे बैकपैक रखेंगे और उसको जिप खोलेंगे और अंदर से ऐसी ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो आपकी ख्वाहिशात नहीं होती ज़िंदगी की। और वो चुराते भी वो चीज़ें हैं कि बंदा ना करे। तो वो उसने जनाब जी ऐसे बैग खोलना, अंदर से बीट्स, अंदर से जनाब जी वो बड़े हेडफोन्स, और अंदर से जो है वो फ़ोन्स, अंदर से गुची की ग्लासेस, यानी बेस्ट चीज़ें जो आप इमेजिन कर सकते हो ना, उसने वो निकाल के आपको सामने रख देनी है। और उसने बात कोई नहीं करनी, उसने सिर्फ सामने रखनी है। उसे पता है जब मैं रखूंगा तो ये बंदा ज़रूर पूछेगा भैया कितने का। हाँ। अच्छा, कभी कभी होता है ना, मुझे अभी याद आया, सॉरी बात काट रहा हूँ, कि मेरे एक जानने वाले वो करीज में काम करते थे, तो ये काफ़ी 10 साल पुरानी बात है, ऐसी कोई है। तो वो कहते हैं कि करीज का ही एक एम्प्लॉई क्या करता था, उसका एक सेटिंग थी किसी और बाहर के बंदे से, वो लैपटॉप चोरी करते थे, कुछ डिवाइस चोरी करते थे, वो एक उनका जो होता था ना बैक यार्ड होता था, जो भी होता था, तो वो फेंस के ऊपर फेंकते थे, लिटरली वो ब्रांड न्यू बॉक्स सारा वो चोरी करता था। तो लोगों को समझ ही नहीं आ रही यार ये आइटम्स जा किधर रहे हैं। इवेंचुअली जाके वो पकड़ा गया, पुलिस को बुलाया, सारा कुछ। तो जो नहीं पकड़ा जाता, या जब तक वो नहीं पकड़ा जाता, तब तक ये सब चीज़ें मार्केट में आ चुकी होती हैं, और ये एक बंदा नहीं, काफ़ी बंदे करते हैं। और अगेन इसको प्रिवेंट करने के लिए लॉ भी नहीं है ना, कहीं कुछ भी नहीं है। चोर को पकड़ भी लें आप, वो कहे मुझे प्रूव करके दो, आप नहीं, पुलिस कर ही नहीं सकती उसको अंदर ना तब तक जब तक प्रूव ही नहीं है। यार इसका बेहतरीन चीज़ पता है क्या है, जो इसका सोल्यूशन है ना, अब ऐसे कंट्रीज दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ये तो हम यहाँ की बातें कर रहे हैं ना, ऐसे कंट्रीज आपको भी पता है, आप भी ऐसे कंट्रीज में गए हो जहाँ पे दूर दूर तक चोरी का नामो निशान नहीं है। मैंने यहाँ के लोग, वेस्टर्न लोग वहाँ जाके एक्सपेरिमेंट्स करते देखे हैं, वीडियोज़ हैं कि एक बंदा कतर में था, दुबई में, मैंने इस तरह बहुत देखी हैं कि उन्होंने फूड कोर्ट में था वो, उसने फूड ऑर्डर किया, यानी सॉरी फूड ऑर्डर नहीं किया, वो जो फूड कोर्ट में टेबल्स लगे होते हैं ना, ओपन पब्लिक सारी बैठी होती है, लैपटॉप, फ़ोन, वॉलेट, तीनों चीज़ें रखी हैं, रख के उसने ऐसे कैमरा ऊपर करके कहता मैं जा रहा हूँ आधे घंटे की ब्रेक पे, ब्रेक से मतलब कुछ चीज़ें लेने भूल रही है अभी। सर वो गया, उसने जाकर रेस्टोरेंट से चीज़ ऑर्डर की है, वहाँ पे खड़े होकर 15-20 मिनट वेट किया, वो चीज़ रेडी हुई है, ले के वापस आया और चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी हुई थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें ऐसी लोग और ऐसे सिस्टम्स दुनिया में अवेलेबल हैं जहाँ पे इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। और अगर आप उसके बैकग्राउंड में जाओ तो वो लोग क्यों ऐसे हैं कि वो लोग दिली तौर पे सेटिस्फाइड हैं, उनको लालच, भूख, प्यास, इनसे सबसे दूर रखा हुआ है। और उसके लिए उन्होंने, जो उनके बड़े हैं ना, उन्होंने सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है कि भाई आपको हर चीज़ जो आपके अवेलेबल, जो आपको चाहिए, ज़रूरत की नेसेसिटीज़ आपको मिलेंगी। ऐड ज़रूर करूँगा कि लो भी सख्त है, लो सख्त है। अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो फॉर एग्जांपल अगर आप इमिग्रेंट हैं, ठीक है, सज़ा तो अलग मिलेगी, वो सीधा आपका वीज़ा कैंसिल करते हैं, कहते वी डोंट वांट क्रिमिनल्स लाइक यू इन आवर कंट्री।
ठीक है, तो वो एक वो भी बड़ा खौफ है। और दूसरा ये होता है कि ज़्यादातर मुसलमान भी हैं, मुसलमान ममालिक हैं, उधर अगर लो ऑर्डर है तो उनमें बेशक गरीब बंदा है, ठीक है, उसका मॉरल स्टेटस इतना हाई है कि आप उसको लाख पाउंड भी नज़र आएगा, लाख दिरहम जो भी नज़र आएगा, वो नहीं चोरी करेगा, क्योंकि उसको पता है यार ये उसकी चीज़ नहीं है, आखिर में जवाब उसको अल्लाह को देना पड़ेगा। अभी तो टेम्परेरी ले लेगा, ठीक है, लेकिन जो जवाब है, जो चोरी है, वो तो आखिरत में देनी पड़ेगा, उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अब इधर जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई उसने एक टेस्ट किया कि भाई वो उसने अपना सारा मैं इधर गया, मुझे याद है मेरी मिसेस ने मुझे एक जैकेट ख़रीद के दी थी सुपर ड्राई की, ठीक है, तो वो ऑनलाइन ख़रीदी थी, तो जब घर आई मुझे फिट नहीं आई, तो हमने बोला यार चल उधर चलते हैं, टाउन में जाके ले लेते हैं। क्रिसमस से 1-2 हफ्ते पहले का टाइम था, तो हमने जाके उधर सुपर ड्राई से चेंज कराई, ठीक है, बैग हमने लिया, शॉपिंग वॉपिंग की, तो हमने बोला चलो खाना खा लेते हैं रेस्टोरेंट से। तो ये लंच टाइम है, ठीक है, हम लोग बैठे, खाना वाना खाया, बच्चों के साथ मसरूफ़ हो गए, तो जब उठे हैं सुपर ड्राई का बैग गायब। मैंने बोला यार ये क्या हो गया, तो मैं इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, मिसेस भी देख रही है, यार बैग किधर गया, बाकी शॉपिंग उधर है, सुपर ड्राई का बैग गायब है। तो फिर हमने मैनेजर से बात की, सीसीटीवी चेक किया, तो देखा एक बंदा वो ऐसे ही बैठा हुआ था और घूम रहा था, ठीक है, तो उसने देखा कि भी हम लोग मसरूफ़ है बच्चों के साथ, तो उसने एकदम से ना बड़ी हाथ की चालाकी सफाई दिखाई, ऐसे आगे हुआ, बैग आगे अपनी तरफ किया और निकल गया शॉप से, दिन दिहाड़े। अच्छा मैं ये सोच रहा यार उसने चोरी तो, यानी एक होता ना कि आप अपना सोना मोबाइल वगैरह आप सोचते यार ये कोई चोरी करेगा, ठीक है ना, आप संभाल के रखते हो, यार मैं सोच रहा यार कोई मेरी शॉपिंग चोरी कर गया, ठीक है, जिसका आप सोच भी नहीं सकते। यानी फिर इतना लेवल गिर गया यहाँ पे कि अभी मैं इतना कॉन्शियस हूँ कि भाई अगर इस तरह की कोई चीज़ भी हो ना, तो मैं कहता हूँ यार अपने पास रखो। पैसे तो दूर की बात है, मोबाइल दूर की बात है, लोग कपड़े चोरी कर रहे हैं ऐसे। तो ये तो हाल है फिर सोसाइटी का। जब अल्टीमेट आपको खौफ नहीं होगा ना, तो वो आप इन जिन मुल्कों में जहाँ आप जाते हो, जहाँ पे कोई दीन मज़हब का कोई है ना, लोगों को पता है, अवेयरनेस है, तो वहाँ पे आपको लॉज अगर स्ट्रिक्ट होने तो ऑब्वियसली एक मैटर है, बहुत फैक्टर है बहुत बड़ा, ना भी हो ना तो लोगों को पता होता है कि यार हमने आगे जाके भी किसी को जवाब देना, तो उसकी वजह से भी लोग इन चीज़ों से गुरेज करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।